अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद और जुम्मा मुबारक आप सबको। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहत याब होंगे। एक रीसेंट रिसर्च है जिसमें बाहर की एक यूनिवर्सिटी में की गई है और उसमें पता ये चला है कि हमारे यहाँ अक्सर अम्मी अब्बू आपको ये कहते हैं कि जब भी शादी करो, ये हमेशा पुरानी एक कहावत चलती आ रही है, तो जो लड़का होता है उसको लड़की से उम्र में बड़ा होना चाहिए और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह ये होती है कि अगर लड़की छोटी होगी तो वो दूसरे घर के तौर तरीकों में जल्दी ढल जाएगी, सीख जाएगी, फ्लेक्सिबल होती है लड़की, मोल्ड हो जाती है दूसरे घर के तौर तरीकों में। दूसरा ये कि लड़के बहुत देर से मैच्योर होते हैं, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, लड़कों को काफ़ी टाइम लगता है मैच्योर होने में। तो अगर वो उम्र में थोड़े बड़े होंगे, एटलीस्ट 5 साल बड़े होंगे, तो उनका जो मैच्योरिटी का लेवल है वो एक जितना होगा। फिर एक बड़ी फिजिकल सी बात है कि लड़कियां जो हैं वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि जब 1-2 बच्चे हो जाते हैं, जब आप उन्हें संभालते हो, आप घर के काम काज करते हो और इतनी टेंशन्स होती हैं, तो लड़कियां जो हैं वैसे भी नेचुरली भी जो है एज ज़्यादा जल्दी करती हैं। लड़का जो है वो इतना जल्दी एज नहीं करता। जब वो 40 साल का होता है तो लगता है उस पर दोबारा से जवानी आ गई है। तो इन सारी वजूहात की वजह से हमारी एशियन कंट्रीज़ में जो है, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में, कहा जाता है कि लड़कियों को जो है वो छोटी उम्र का होना चाहिए और लड़के को एटलीस्ट 5 साल बड़ा होना चाहिए। मैं तो ऐसे कपल्स को भी जानती हूँ जिनमें 15-20 साल का भी गैप है, जो कि थोड़ा जुल्म लगता है मुझे, लेकिन चले। लेकिन शादियाँ जो हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर, अगर स्टैट्स भी देखे जाएँ तो वही कामयाब रहती हैं जिसके अंदर जो लड़का है वो उम्र में थोड़ा बड़ा हो। कहते हैं जब दोनों की उम्र एक जितनी होती है तो दोनों ही जो झगड़ालू होते हैं, किसी बात पे लड़ पड़े तो दोनों में ही सब्र नहीं होता, हर बात पे जो है लड़ाई हो जाती है। कोई एक बंदा मैच्योर नहीं होता जो ये कह सके कि नहीं हम एक जो है बात छोड़ दे, दूसरा जो है अगर उस वक्त लड़ भी रहा हो या कुछ। तो ये सारी बातें हमारे यहाँ कही जाती हैं। एक यूनिवर्सिटी में, जैसे मैंने आपको बताया, बाहर रिसर्च हुई है और उसमें कहा गया है कि जितना एज गैप ज़्यादा होगा लड़का और लड़की में, उतनी ही शादी के नाकाम होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। जिसका मतलब है कि अगर तो आपकी एज में जो है वो फ़र्क 3 साल है तो आपकी शादी नाकाम होने के चांसेस जो हैं वो 10 से 13% होंगे। जैसे जैसे ये एज गैप बढ़ता जाएगा उतने जो हैं आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक कि अगर 10 साल का गैप आ जाए तो 30%, 37%, एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स मैं आपको नहीं बता रही, जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर 20 साल का गैप हो तो 95% चांस है कि ये शादी नहीं चलेगी। और उनके स्टेटिस्टिक्स जो है वो इस बात पे बेस्ड है कि जितना हम आहंगी होगी, जितना आप एक जैसा सोचोगे, एक जैसे कल्चर में रहोगे, एक जैसी आपकी एज होगी, एक ही तरह का फ्रेंड्स ग्रुप होगा, एक ही उम्र का फ्रेंड्स ग्रुप होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो दोनों यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में तो दोनों कॉलेज में, काम कर रहे हैं तो दोनों काम कर रहे हैं। अगर आपके बीच में एज गैप आ जाएगा, इसका मतलब है कि एक लड़की शायद अभी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में हो और लड़का जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस बन चुका हो, तो उनके पास ना तो बातचीत करने को कुछ होगा कि वो अगर साथ बैठेंगे तो ना वो यूनिवर्सिटी की बातों में इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसने वो सब कुछ देख चुका है, वो सब कुछ कर चुका है, उसके लिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जो लड़की जो है नया नया सब कुछ सीख रही है और जो लड़की है वो उसकी बातों से रिलेट नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो सारा कुछ जो है उसने अभी देखा नहीं और उसको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। तो जब आपके कॉमन इंटरेस्ट नहीं रहेंगे तो शादी जो है वो नहीं चलेगी। मैं इस चीज़ में क्या ऑब्जर्व करती हूँ, ये रिसर्च है और बहुत सारे लोगों पे हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस आता है रिलीजन का और एक बेसिक डिफरेंस आता है कल्चर का भी। अगर तो मैं किसी अंग्रेज कपल की बात करूं तो मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक तो अंग्रेज जो है 18 साल के बाद उनके अम्मा अब्बा उन्हें कह देते हैं कि चलो भाई अपना कमाना शुरू करो, अपनी फैमिली शुरू करो, अपना खाना पीना शुरू करो, अब आप इंडिपेंडेंट हो गए हो। हमारे यहाँ माँ बाप शादी तक सपोर्ट करते हैं, जहेज भी लेकर देते हैं, शादी के बाद भी घर में जो है पैसे भिजवा रहे होते हैं बेटी को कि कोई बात नहीं, अगर मियाँ के पास इतने पैसे नहीं है तो माँ बाप दे देते हैं, बेटों की शादी कराते हैं। यूनिवर्सिटी के लिए भी अगर भेज दें, बाहर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यूनिवर्सिटी जो है एक प्रिविलेज्ड एजुकेशन है और आपने अपने पैसों से करना, बल्कि कॉलेज के भी फंड्स मिलते हैं। जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आप वही कर्जे बैंक को वापस कर रहे होते हो जो आपने खुद लिए होते हैं। तो बाहर ये बात जो है इट मेक सेंस कि एक जैसी आपकी सोच होनी चाहिए, साथ साथ आपने मिलके चलना। फिर वहाँ पर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि शादी होगी है तो खर्चा जो है वो मियाँ लेके आएगा और बच्चे जो है वो बीवी संभालेगी। कोई इस तरह की वो भी नहीं है, क्या कहते हैं, लेगेशंस भी नहीं है कि सबके रोल्स डिफाइंड है। तो वहाँ पे लड़की भी काम करेगी, लड़का भी काम करेगा। उनके बीच में अगर इस किस्म का फ़र्क होता है तो इट मेक सेंस वाकई। लेकिन अगर मैं हमारे यहाँ बात करूँ तो हमारे यहाँ लड़की की शादी सिर्फ लड़के से नहीं होती बल्कि पूरे ख़ानदान से होती है। और उसमें जब एज का गैप नहीं होगा या एक अगर
21 साल की, 22 साल की, 23 साल की लड़की की शादी जो है 21, 22, 23 साल के लड़के से हो जाएगी, तो अभी तो लड़कों के जो है वो सारे अरमान ही नहीं पूरे हुए होते कि हमने ट्रैवल करना है, हमने जो है जॉब्स करनी है, जॉब्स में फेल होना है। फिर 22-23 साल के लड़के की सैलरी क्या होती है यहाँ पर? कुछ नहीं होती। तो ना ही उससे संभाला जाएगा घर, फिर बच्चे नहीं संभाले जाते। तो एक फैमिली सिस्टम के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज गैप होना, स्पेशली मेच्योरिटी के लिहाज से, हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत छोटी उम्र से जो है माइंड टिप्स देना शुरू हो जाती हैं। दूसरे घर में जाओगी तो ये करना, ऐसे रहना, इस तरह बात करनी है आपने, ये आपका तौर तरीका होनी चाहिए, ये आपकी तमीज़ होनी चाहिए, मियाँ की आपने बात सुननी है, एक उसे इज्जत देनी है, आप करके बात करनी है। तो जब आपको बचपन से सब कुछ सिखाया जाए और फिर आपकी उम्र के लड़के से शादी करा जाए जिसको आपका दिल ही ना करे आप कहने का, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि इसके अंदर ये है कि अगर आपका माइंडसेट जो है वो मिलता है, हो सकता है कि आपका अपने से बिल्कुल हम उम्र से जो है माइंडसेट बिल्कुल ना मिलता हो, एक 10 साल बड़े बंदे से मिलता हो सकता है कि आपकी जिससे शादी करा दी गई है वो बहुत मैच्योर हो, सब कुछ हो, लेकिन उसका कैलिबर आप जैसा ना हो। तो जिससे आपका माइंडसेट मिलता है, जिस इंसान से आपकी थोड़ी सी बातचीत हो सकती है, आपने आगे पूरी ज़िंदगी साथ गुजारनी है, आपने बच्चों की परवरिश एक साथ करनी है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग हो, वो एक दोनों को साथ लेकर चलना आता हो, एक दूसरे की ख्वाहिशात का उन्हें पता हो। लड़की अगर काम करना चाहती है या वो पढ़ना चाहती है आगे, तो इन बातों का जो है आपस में पहले से पता होना चाहिए और उसके बाद शादी हो। एज इतनी मैटर नहीं करती। मैं जहाँ पर एग्री करती हूँ किसी चीज़ के साथ वो यही है कि मैच्योर लड़के बहुत देर से होते हैं, इसलिए उनकी शादी की उम्र थोड़ी लेट रखी जाती है। और हमारे यहाँ क्योंकि हम मुआशरे को बड़ा बुरा कहते हैं, लेकिन एक रियलिटी है कि जैसे जैसे लड़की की उम्र जो है 25, 27, 28 से ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो उसके रिश्ते कम हो जाते हैं और हम कहते हैं कि इसकी जो है शादी नहीं होगी। हालांकि मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। और एक बात जो मैं उस वक्त से कह रही हूँ, मैं लड़की की उम्र हमेशा ज़्यादा रख रही हूँ लड़की से, क्योंकि दिमाग में ये आता ही नहीं है तसव्वुर कि अगर लड़की 5-10 साल बड़ी होगी तो क्या लड़का उससे शादी करेगा। और ये किसका कसूर है? ये लड़के लड़कियों का कसूर नहीं है, ये मुआशरे का कसूर है। जब एक लड़का घर आके बताएगा कि अम्मी मुझे एक लड़की से शादी करनी है जो मुझसे 10 साल बड़ी है, तो सबसे पहले तो सब हंसेंगे और कहेंगे ये हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? क्योंकि अम्मा को लगता है मैंने शादी करनी है उससे, ठीक है। आपके फुप्पुओं को लगता है नहीं मेरे घर किस तरह ये बहू आ गई, हालांकि उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये थोड़ी मुआशरे की जो है मैं कहती हूँ ब्लेम गेम है जो मैं उन पे डाल सकती हूँ। और ये सोच आपने खुद बदलनी है, थोड़े से स्टैंड खुद लेने हैं और सिर्फ ये देखिए किससे आपकी सोच मिलती है, किसके साथ आप एक अच्छा घर बना सकते हैं, किसके साथ आप एक अच्छे पढ़े लिखे नेक बच्चे बड़े कर सकते हैं। आगे आपका जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट यही होती है। तो ये मेरी थोड़ी सी यहाँ पर जो है एक लाउड थिंकिंग होती है आप सबके साथ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे कॉल करें और ये जो मैंने अभी बात की उम्र के गैप वाली और इस नई रिसर्च वाली, कितना आप जो है इससे अग्री करते हैं। आपको क्या लगता है कि शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार किस तरह बनाया जा सकता है? क्या ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि एज क्या होती है, या हम आहंगी होनी चाहिए, या एक दूसरे की बातचीत सुननी चाहिए, या वाकई बड़ा होना चाहिए लड़के को? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0320088770 और हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/mehiktimorningofficial। इस पर प्लीज़ मैसेजेस भेजिए, हम आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, हम उनका जवाब भी देंगे। गेस्ट मैं आज के अनाउंस करती चलूँ, हमारे साथ होंगी शेफ़ है ना, और बनाने वाली हैं वो आपके लिए एक ईद रेलेवेंट डिश। और मुझे पता है कि सब घर में जो है गोश्त की चीज़ें बनाना चाहेंगे, तो हम आपको बनाना सिखाएंगे यहाँ पर बिहारी चांप मसाला। चांपों का जब भी मैं सोचती हूँ ना, चाहे दिन हो, सुबह हो, नाश्ते का टाइम हो, रात का टाइम हो, चांप होती है, कभी भी खाने का दिल करता है। क्यों? ऐसे ही है ना। हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत जो कि कहती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड। आपके ढेर सारे सवालात मेरे पास आ भी चुके हैं, आप भी मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर अभी भी अपना सवाल सबमिट करा सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके सारे मसाइल का जवाब हम देंगे। हमारे साथ होंगी निम्रा खान जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं और वो अनारकली फ्रॉक विद चूड़ीदार पजामा, बड़ा ट्रेडिशनल सा हमारा ड्रेस है। और क्योंकि ईद आ रही है तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही हम पहनते हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, फ्रॉक, शलवार कमीज़ें, ये सारा कुछ थोड़ा रिवाइव हो जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे अब्बास को। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे शेफ हिना ने और आज वो मेरी फेवरेट चीज़ बनाने जा रही हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? आज आपकी फरमाइश पे बन रहा है ना, है ना? देखा ईद की तैयारियां शुरू हो गई। बिल्कुल शुरू हो गई हैं। आपको पता है जगह जगह बकरे दुम्बे खड़े हो गए हैं, है ना? हर जगह से आओ हमें कुर्बान करो, हमारे गोश्त खाने का इंतजार करो। अच्छा, तो आज हम क्या बना रहे हैं? हाँ, आज उस किसी एक बेचारे बकरे की हमने चांपे ले ली हैं। बेचारा बकरा, बेचारा बकरा आपके घर में जब वो ज़िबा होगा तब वो भी बेचारा उस टाइम होगा। तो बिहारी चांप मसाला बनाएंगे,
अच्छा थोड़ा सा, क्योंकि ईद पे सबका दिल चाहता है ना पाकिस्तानी जरा टिपिकल चीजें हों, पाकिस्तानी स्टाइल के चटपटे खाने हों, चटपटे खाने बच्चे भी बड़े भी सभी। मैंने वैसे चांपे ली हैं। सब कुछ जो है चटपटा होता है और फिर साथ होता है नमकीन गोश्त। नमकीन है ना, जब आप गोश्त थक हार जाते हैं हर चीज से, फिर आप आके ना सिर्फ नमकीन गोश्त पहले खाते हैं, दिन तो मसाले पुलाव और स्पाइसी खाने और दूसरे दिन फिर आप कहते हैं थोड़ा फीके फीके हो चले। क्या बात है। तो पहले चांपे मैंने कभी खुद बनाई नहीं, तो मेरे लिए भी बड़ा मजे का। हाँ, फिर आप बना लीजिएगा, सेकंड डे बनाइएगा। उसकी वजह यह है कि पहले दिन जब आपके पास चांपे बन जाएं तो आपने इसको, आपके पास होगा अवेलेबल पपाया, पपीता जिसको कहते हैं वो, या मीट टेंडराइजर। सुंदर से दोनों चीजों में से एक चीज जरूर लगाएं, वरना गलेगा नहीं। होती अगर खुदा ना खास्ता गेस्ट के सामने आपने रखी और ना टूटी तो उसने कहना है कि इसके अंदर आपने क्या एल्फी डाली है। एल्फी डाली भी। अच्छा, गेस्ट कम, मैं कहती हूँ जो अपने खानदान वाले नहीं आ जाते, जो देखने आ रहे होते हैं कि अच्छा भाई क्या बनाया होगा इस दफा, क्या खास है ना। और मैं तो हमेशा कहती हूँ जो नई नई बहुएं होती हैं, उनकी जिनकी पहली ईद होती है, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है भाई, अच्छा क्या सीख कर आई है माँ के घर से, कुछ सिखाया भी है, और अगर फिर हाँ कुछ सिखाया भी है कि नहीं, और फिर अगर ना लगाया हो पपीता, है ना, और सास फिर को पता अपना चले नहीं है। हाँ अपनी बेटी को कुछ सिखाया है नहीं, लेकिन दूसरे की बेटी को पूछना है। हाँ, ये रवायत है ना, रवायतें नहीं खत्म होती। बात है ना, मैंने सास को अपनी पहली ईद भी नहीं याद होती फिर, है ना। हाँ, वो भूल कि उसने क्या बनाया यार, वो जमाना गुजर जाता है ना, उस जमाने के गुजरे 20-30 साल हो चुके होते हैं। 20-30 वो पुराने 40-50 जितनी उम्र बताना चाहे वो बस कुछ हम आदी कर लेते हैं ना, कुछ हमारी रातें निकाल देते हैं ना बीच में से, उम्र में से। हाँ अच्छा जी, सुंदर हमने भी इस दौर पे आना एक टाइम पर, याद रखना। अभी तो कर लेना जो कर रहे, जब टाइम आएगा फिर देखा जाएगा, है ना। अच्छा यार, ये मैंने लिए आधा किलो चांपे हैं। मैंने तो ये सिंगल इसको करवाया, कुछ लोग इसको डबल पसंद करते हैं। अच्छा, बड़ी भी। अच्छा, इसको सेम मैरिनेशन में बारबेक्यू भी कर सकते हो आप। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। चारकोल पे बन सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मसाला ज्यादा रखना है। ये मेरे पास है हाफ केजी योगर्ट। ठीक है, क्वांटिटी आपकी अपनी मर्जी की है, आपने जैसे रखना है। अच्छा, मैं आपको पहले सारे इंग्रेडिएंट्स एक दफा रिपीट करती हूँ। मेरे पास क्या क्या है, हाफ केजी योगर्ट है, चांपे हैं। अच्छा, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये पिकल का मसाला है जो पिकल के अंदर होता है। ये वैसे मैंने अपने घर का बना हुआ, ये मेरा अपना है बना हुआ। ठीक है, घर का अचार है। हाँ, ये मैं खुद बनाती हूँ। ये पिकल मसाला है, ब्राउन अनियंस हैं, ठीक है, क्रश रेड चिली, क्रश क्यूमिन, और सॉरी क्यूमिन यहाँ पे, क्रश होल कोरिएंडर, ठीक है, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्का सा फूड कलर, इससे जरा अच्छा खूबसूरत लगता है, ब्लैक पेपर, चॉप ग्रीन चिलीज, ये गार्निश के लिए हैं, कोरिएंडर, ये भी गार्निशिंग की चीजें हैं, और थोड़ा सा विनेगर या लेमन जूस। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आने से पहले इसको लगाया था मीट टेंडराइजर। ठीक है, सही, ताकि ये जो यहाँ पे मेरे पास टाइम नहीं होता, वरना सख्त चांपे खानी पड़ती ना, हो जाएगा। बिल्कुल, सबने मुझे बाद में कहना है क्या बना के लाएंगे। अच्छा, अब मैं इसकी बेसिक मैरिनेशन स्टार्ट कर देती हूँ। ऑयल इसमें हम बाद में डालेंगे। सबसे पहले ये हमने इसको थोड़ा सा बीट कर लेना ताकि इसके लम्प्स ना। अच्छा, ये मैरिनेशन अगर आप पहले दिन जो है मीट टेंडराइजर लगा लो, साथ में मैरिनेट करके रख लें, और अगले दिन इनको अगले दिन आराम से बारबेक्यू पे बनाएं, या इसके ऊपर चॉप करके ग्रिल कर लें इसको, चॉप्स को, तो बहुत मजे का बन जाएगा। क्यूमिन सीड रोस्ट करके, एज जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसका जो है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, सुंदर। नमक एज पर योर टेस्ट, आप भी नॉर्मली खाती है नमक, मैं थोड़ा तेज खाती हूँ। नहीं, मैं भी थोड़ा तेज खाती हूँ, मैं कहना नहीं चाह रही थी ना, सारी अनहेल्दी हैबिट्स इधर ही बता दूं मैं। अच्छा, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 टेबलस्पून हमने रखा है। अच्छा, क्यूमिन सीड, सॉरी क्रश कोरिएंडर, उर्दू में क्या कहते हैं, सूखा धनिया, मोटा सूखा धनिया, सही। अच्छा, धड़ा मिर्च, क्रश रेड चिली, चूंकि ये बिहारी है जरा स्पाइसी तीखा लगेगा, ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून काफी होगी, पिंच ऑफ फूड कलर, ताकि जरा सा इसका अच्छा खूबसूरत निखरा निखरा सा खूबसूरत। किसी ने बनाया कभी पहले चांपे? बनाते होंगे यकीनन सब। किसी ने भी नहीं बनाए कभी चांपे? हैं, टिक्के बनाए कभी? टिक्के तो बनाए होंगे, टिक्के तो हर घर में खाए जाते हैं। अब चांप टिक्का बनाए। हाँ, चांप टिक्का, इसका भी अपना टेस्ट है। अच्छा, सबसे मजे की चांप मुझे लगती है इसके साथ थोड़ी थोड़ी चर्बी भी लटक रही होती है ना। हाँ, तो अपने ही उसके अंदर वो बड़ी अच्छी पक जाती है, और वो टेंडर रहती है, नरम बड़ी रहती है, बिल्कुल सख्त नहीं होती, बड़ी देर तक आप उसको रख सकते हैं। और उस पर आप फॉइल लगा के रख लें, कहीं बाहर जा रहे हैं आउटसाइड, तो अच्छा, और फिर बाहर जाके इसको बारबेक्यू करें, और पिकनिक क्या। पे। ठीक, ये मैंने ऑयल डाला है इसके अंदर, ठीक है, हाफ कप। इसकी मैरिनेशन को थोड़ा थिक करने के लिए हल्का सा मैं विनेगर का टच दूंगी, हाफ टीस्पून। इसकी मैरिनेशन मुझे ऑलरेडी इतनी खट्टी और मिर्ची वाली लग रही है ना। हाँ, आई नो हाउ यमी दिस इज गोइंग टू बी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
ठीक। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था जो हाँ। मसाला है। अच्छा, ये तो मुझे बताइए, जो प्याज होते हैं ये थोड़ा मीठा नहीं कर देते? अगर क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, क्वांटिटी तो थोड़ी सी मीठा करना शुरू कर मिठास देते हैं ना, से जिनको देते भी हैं। मिठास नहीं पसंद। मैं तो बड़ा अवॉइड करती हूँ ऐसे हाँ प्याज वो को। मिट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा। आपका और क्या हाल है? आपका शो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बस आप देखते रहे तो अच्छा जाएगा। हाँ जी। अच्छा। अभी आपसे बात करनी थी जरूरी। हाँ ठीक है, अभी तक जरूरी बातें नहीं की हमने, कर लो जल्दी से। अच्छा, वो अभी हमने ना रमजान में ना गिफ्ट क्या था विन किए थे, तो ओहो, अभी ये तक बात ना जरूरी नहीं है। ये तो कोई जरूरी बात ही नहीं है। ये काम बात है। नहीं नहीं, हमने फ्रिज विन किया था तो अभी तक वहाँ नहीं आया। क्या विन किया था? फ्रिज। फ्रिज विन किया था? जी बेटा कितनी बुरी बात है, टीवी पे तो झूठ नहीं बोलते। मैंने तो स्टूडियो में फ्रिज नहीं देखा है ना। मैंने तो कभी फ्रिज का कोई वादा किया ही नहीं है। ठीक है, कहती मैंने जरूरी बात करनी है, मैंने बहुत जरूरी एक झूठ बोलना है आपसे। ठीक है, मैंने फ्रिज विन किया था। अगर आपने हमसे शो में किया होगा। हाँ, वैसे तो हमारे जितने भी रमजान के गिफ्ट थे, क्योंकि उसको भी गुजरे, दूसरी ईद आ गई है भाई, जितने भी गिफ्ट थे वो सब पहुंच चुके हैं सबको। और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वादा खिलाफी हम नहीं करते, और फ्रिज देने के वादे भी हम नहीं करते। अगर हमने फ्रिज किसी को देना हो तो आपको पता चल जाता है किसके पास गया और कैसे गया। अगर आपका कोई गिफ्ट था रह गया तो हम फिर भी पूछ लेंगे। फिर भी पूछ लेना चाहिए, अच्छा होता है। पूछ लेना चाहिए, लेकिन फ्रिज मुझे तो नहीं बताया है। ये कामरान ने छुपा वादा तो नहीं किया किससे फ्रिज का? तो खास वादा हो। थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऑयल में करेंगे इसको ब्राउन। ठीक है, हल्का सा, फिर हम ये डालेंगे शाम पे। अच्छा, डायरेक्ट टेंडराइजर लगा? टेंडराइजर मैंने लगाया था, कल ही लगा लिया था, ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए। जो हमारे भाई स्टूडियो में खाएंगे वो मुझसे नाराज ना हो बाद में। हाँ बिल्कुल, भाइयों के पेट ना खराब हो बाद में। हाँ, भाभियाँ कहेंगी क्या खा कर आया हो घर घर से। अभी बाकी घर के भी तो बकरे थोड़े से करने हैं ना हलाल। हाँ, तो ये बहुत जबरदस्त लग रहा है मुझे भाई, ये तो मैं भी बनाऊंगी घर जाके। आसान भी है। आपको तो वैसे ही चांपे पसंद है ना? मुझे सारा गोश्त बहुत पसंद है, सारा? गोश्त माय फेवरेट। अच्छा, पठान जो है ना वो enjoy करते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे जो बड़े गोश्त की, छोटे मुर्गे की कलेजी के अलावा हाँ कोई कलेजी जिसके खाई बारे नहीं में जाती, डॉक्टर्स कहते हैं कि वो मत खाएं, वो मत खाएं। और बिल्कुल, वही मजे की है ना, लगती है। ये हमारी नेचर में है ना, ये हमारी नेचर जो में बिल्कुल मना हो वही काम तो करना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक और कॉल है। वालेकुम अस्सलाम, मरियम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप मरियम? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ। आज आपको वो जो एज गैप वाला टॉपिक है वो मैंने सुना, तो मुझे सबसे पहले तो मैं शॉक्ड हुई कि मजे की बात कि मेरे मियाँ का और मेरा एज गैप 19-20 साल का है। देखा, मुझे पता है, हमारे पास ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं। निकल आई ना एक। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई। एक तो मेरी मतलब टोटली अरेंज मैरिज है, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं अपने हस्बैंड को जानती थी, बस शादी मतलब दूर के रिश्तेदार थे। अच्छा। तो जब शादी हुई तो मैंने शादी के बाद, वैसे जब एंगेजमेंट हुई तो मैंने इनको देखा, लेकिन मेरी बात वगैरह एंगेजमेंट के बाद हुई इनसे। अच्छा। लेकिन शादी के बाद टोटली सही तरह से मैंने तो जाना। तो एक चीज के वैसे स्टेटस वाइज या अल्हम्दुलिल्लाह केयर वाइज वाकई बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो आपने वो बात की है ना कि एक चीज को एक टॉपिक नहीं होता या कुछ कॉमन नहीं होता, बिल्कुल वो बात बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं तकरीबन अभी हमारी शादी को 2.5 साल हुए हैं। 2.5 साल तो माशाल्लाह। मतलब वो जब भी हम इकट्ठे भी बैठे तो यहाँ टीवी देखते रहते हैं, वो भी चुप करके टीवी देखते रहेंगे, मैं भी टीवी देखती रहूंगी। उनके पास भी कुछ बात करने के लिए नहीं होगी, मेरे पास भी कोई टॉपिक नहीं होगा। हाँ, तो क्या करते हो फिर? किस तरह मैं बात करूँ? मैं ये सोचती रहूंगी कि वो बात करें। हाँ, ये 2.5 साल में भी ये वाली शर्म नहीं गई है बात करने वाली? चलो इस प्रोग्राम के बहाने ये मैसेज करना मुझे बड़ा परेशान कर दिया। नहीं, परेशान होने की बात है। देखो, हम यहाँ पर बात करते हैं कि कोई भी इस तरह की बात जो आपने इतने अरसे से उनसे नहीं की। देखिए, अब आप ये सोच रही थी ना कि हमारे पास कुछ बात करने को नहीं है, शायद हम इसलिए बात नहीं करते। तो शायद अगर आप आज उन्हें बिठा के उनसे यही बात करें
कि हमारी माशाल्लाह से बड़ी खुशगवार जो है शादी चल रही है, और अगर 2.5 साल निकल गए इसका मतलब है कि कामयाब ही है। अगर आपने बात किए बगैर 2.5 साल गुजार लिए, तो अगर थोड़ी सी बातचीत कर लेंगे तो सोचो पूरी उम्र का साथ है। तो वो जो एक वो कहते हैं ना कि मेरी मतलब एक मैंने सुना हुआ है कि शादी के शुरू में बस वो 6 माह या साल हस्बैंड बड़ा वो बातें करते हैं और बड़ा वो आगे पीछे, वो चीज थी। मतलब शुरू में बड़ा एक दूसरे को शायद हम जानते नहीं थे, इसलिए तो आप जान रहे होते ना उसके बाद। कितने साल की हैं आप? अगर आप मुझे सवाल किया याद करते थे किसी भी टॉपिक पे, मैं उनसे तो सारे सवाल खत्म हो गए अब सवाल जवाब में। हाँ, वो अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता कि माशाल्लाह मेरी एक बेटी है 1.5 साल की। अच्छा माशाल्लाह। तो वो उसको लेके खेलते रहेंगे और मैं उनको देखती रहूंगी कि ये कोई बात करें, तो हमारे दरमियान कोई बात करने वाली टॉपिक ही नहीं होता। वो आप कितने साल की मुझे तो बताइए, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 23 साल है। आप 23 साल की हैं? अच्छा, तो मतलब आपके मियाँ जो हैं वो ऑलमोस्ट 42 का कह लें, 42 43 के 19-20 का इतना एज गैप है। आई कैन इमेजिन के बात करना क्यों नहीं होता। मैं चाहूंगी कि अल्लाह ताला आपकी शादी को कामयाब रखे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को एक अच्छी सी जो है जिंदगी दे आप दोनों की। वाकई जो आप बात करती है ना मेच्योरिटी की, बिल्कुल, तो वो उनकी ना मेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। मतलब वो हर तरह से मेरा ख्याल रखते हैं, किसी चीज की माशाल्लाह कमी नहीं आने देते। मतलब मुझे मेरे कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इस तरह मतलब मेरे समझ जाते हैं बात। लेकिन वो चीज है ना कि हर चीज दे के, लेकिन जो एक टाइम देना होता है ना वो नहीं देते, प्रॉपर टाइम नहीं देते। ये शिकवा सिर्फ उम्र पे नहीं आप ब्लेम कर सकती हैं, ये तो मुझे लगता है हर मियाँ बीवी के बीच में ना ये शिकवा जरूर होता है कि आप जरूर मेरा ख्याल रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो गिफ्ट्स भी देते हैं बात बात पे, लेकिन टाइम नहीं देते। ऐसे मेरा मशवरा आपके लिए ये होगा, मैं नहीं चाहती आपके घर में लड़ाई शुरू हो जाए, कि अगर तो आप लोगों की बात आपस में नहीं होती तो किसी एक इंसान को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। कब हमेशा जब भी कोई भी मसला हो, अगर आप लोग इस पर बात नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगी, तो कभी जो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बीच में बातचीत नहीं होती है, तो आप प्लीज उनसे बात करें। कभी खुद कोई प्लान बना लिया करें, चले मूवी देखने चल जाते हैं या बाहर हाँ, वरना अगर जब तक बात नहीं करेंगे तो बात में फिर कोई बात नहीं रहेगी, फिर सिर्फ बच्चों पे ही बात होती है। कभी कोई पिकनिक का ये बात नहीं थोड़ा अवॉइड करती है मुझसे कि मेरी एज डिफरेंस है। हाँ, शायद उनको ऐसा लगता हो कि शायद मैं बोर कर देता हूँ इसे अपनी बातों से। और मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, कभी कभी शादी चलाने के लिए अगर आपको अगले इंसान की जिंदगी बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग ना लगती हो, आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है, उस जैसा बनना पड़ता है। अगर आप उनके काम में इंटरेस्ट लेंगी, उनसे पूछेंगी पूरा दिन क्या किया ऑफिस में, क्या वो वैसे करते हैं तफरी के लिए, तो फिर छोटा सा जवाब देके चुप हो जाते हैं। मतलब मैं कहूंगी आप बार किया करो बातें ना, तो देखो तुम तो छोटी हो, छोटे जवाब दे देते हैं। कोई बात नहीं, नाराज कौन, अब 23 साल की अब बोलो मैं तो ऐसी हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूंगी तो मैं किससे करूंगी, है ना? पीछे पड़ जाएगा, बातें जरूर करो, कुछ नहीं होता। वही आपकी मियाँ है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी जिंदगी में आपका बेस्ट फ्रेंड जो है, एक आपकी माँ होती है, और फिर आपके स्पाउस होने चाहिए। बिल्कुल, आपके सारे राज भी उन्हीं के पास रहते हैं, और अगर आप उन्हीं को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे जिंदगी में, कभी फिर ना किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है, ना वो बेस्ट फ्रेंड को कुछ बताना पड़ता है जिससे चुगलियां लगती है। तो एक मेरा मशवरा माने कि आज एक इनिशिएटिव लें, कुछ अच्छा सा खाना बनाएं, कोई आउटिंग प्लान करें, कोई कहीं जाएं, उनसे कोई बात खुद इनिशिएट करें। उनके काम में अगर आप इंटरेस्ट लेंगी तो वो भी आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट लेंगे। वैसे है ना कि एज गैप वाली बात जो है, नहीं, एज गैप वाली बात मैं नहीं मानती कि होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एज गैप जितना मर्जी हो, लेकिन थोड़ा अगर मेंटली अंडरस्टैंडिंग है ना, तो फिर आपका प्यार बढ़ता है। बिल्कुल मतलब वही ना कि इससे नहीं फर्क पड़ता कि उम्र ज्यादा में फर्क है कि नहीं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन एक कुछ फैक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के, इस पे हम बात करते रहेंगे। आज का टॉपिक जो है ना बड़े मजे का है, टॉपिक है बहुत ज्यादा। हम अपनी चाम पे चांपों में थोड़ा सा टाइम लगेगा। काश आप तक टीवी के थ्रू खुशबू भी आ सकती, तो आप मेरा शो हर वक्त देखते रहते हैं। मजे के खाने बनाएगा लगता है ना कि साइड में ना छोटा सा कुछ पड़ा हुआ होगा, इससे स्मोक जो है ना स्मेल आ रही होगी। अच्छा जी, टाइम हुई छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, टाइम लगेगा, तो हम जो है इसको यहाँ पे रहने देते हैं। इसके ऊपर कोई लिड अगर हम लगा दें, लिड लगा देंगे, बस थोड़ा सा ये अनियंस डाल देते हैं ऊपर, ठीक है, ताकि
इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी के अंदर रिचनेस आ जाए, लेकिन इसको गलने के लिए टाइम देना है। बेशक टेंडराइजर लगा है, लेकिन नहीं, गोश्त को जब तक आप अच्छी तरह गलाएंगे नहीं। और फिर अभी जब हम जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। कॉन्गो वायरस का आप सबको मैंने पहले भी वार्न किया था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपना बहुत ख्याल रखें। आप अगर बकरा मंडी अभी भी जा रहे हैं, कोई भी जो है जानवर लेने के लिए, तो आपने ग्लव्स पहन कर जाना है, मास्क पहन कर जाना है। इसके ऊपर डिटेल में भी बात करते हैं। वैसे एक बड़े मजे की बात की जाती है कि हमारे यहाँ जितने भी बर्ड फ्लू या ये वायरस आ जाते हैं, एक दफा जब पाकिस्तानी कढ़ाई के अंदर खाना चला जाए ना, खत्म, सब खत्म, क्योंकि हम उसके न्यूट्रिएंट्स नहीं छोड़ते, हम उसके फवायद नहीं छोड़ते, तो उसके नुकसान ना छोड़ेंगे, उस बेचारे को मार देते हैं, है ना। भून के तो अच्छी, इसको लेकिन बहुत अच्छी तरह भूनना है, वैसे भी जो है अगर करना है। हाँ, तो इसको मैं यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ। मैं वेलकम करूंगी बहुत अरसे बाद अब्बास गुल साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बड़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जी जी। वो है कॉन्गो वायरस। बताइए मुझे, आपका क्या है इसके बारे में? देखिए, कॉन्गो वायरस जैसे अभी पहले 2, 3, 4 साल पीछे चले जाए ना, तो डेंगू वायरस एक आ गया था, जो मच्छर के काटने से मतलब है कि इंसानों में बहुत स्पीड से बढ़ा, बहुत सारी जानें भी ज़ाया हो गई। तो जब उसका हमने अपने तौर पे भी बड़ी रिसर्च की, मेडिकल ने भी रिसर्च की, तो क्या होता था कि जब वो मच्छर काटता था तो आपके रेड सेल ड्रॉप कर देता था, प्लेटलेट्स जो है वो ड्रॉप हो जाते थे, जिसकी वजह से अमवात जो है वो हो जाती थी। अभी ये जो कॉन्गो वायरस आया, इससे भी लोग काफ़ी खौफजदा हैं, और ये खौफजदा हैं कुछ चढ़े के नाम से, कुछ मतलब वो ऐसा छोटा सा वो है, कीड़ा सा होता है जो जानवरों के साथ होता है। लेकिन मैं अभी मुख्तलिफ चढ़ों के साथ भी मतलब मैंने देखा कि हमने कलर बोतलों में चढ़ें डाली हुई थी। अच्छा। मुख्तलिफ जानवरों से निकाल के हमने मुख्तलिफ कलर बॉटल्स में डाली हुई थी। अच्छा। कि वो ग्रो कितनी कर रही हैं उस कलर में, और वो डेड कितनी जल्दी हो रही है। अच्छा, ठीक। तो इस तरीके से भी हम लगे हुए हैं इस पे रिसर्च करने। अभी हमारे पास 2-3 पेशेंट्स भी हैं जिनको हम ट्रीट भी कर रहे हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक उन पे कोई ऐसे वाज़े मौत के असरात नजर नहीं आए। बिल्कुल, मौत का असर तो यही होता है कि बंदा मर जाए। मर जाए। मौत के असरात और क्या होंगे? मौत के असरात इसलिए कि जब आप किसी पेशेंट को कॉन्गो वायरस कह देते हैं ना कि आपको कॉन्गो वायरस हो गया है और आपके अंदर चला गया है, तो समझ लें कि वो अपने आप को जो है ना वो मौत के उस पे समझता है कि जी मौत हो गई है। लेकिन जिस तरह अपना डेंगू वायरस के लिए हमने रेड सेल के लिए वो किया था, एप्पल के जूस को रेड बॉटल में चार्ज करके, और वो जूस जो है या इसका पानी उस जूस में मिक्स करके तो हमने मरीजों को दिया, तो उससे एक तो प्लेटलेट्स बहुत स्पीड से ऊपर आ गए, और वाइट सेल जो है वो मेंटेन हुए, और रेड सेल भी उसके मेंटेन हुए, और उसका एचपी भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन, मतलब इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो गई। कॉन्गो वायरस के लिए भी अभी हम इस पे रेड पानी उसे दे रहे हैं दिन में 6 दफा 7 दफा, और जिस कमरे में हमने उसको रखा हुआ है वो आपके पास कॉन्गो वायरस के पेशेंट्स हैं इस वक्त जिनको हुआ है? देखिए, हमें तो डॉक्टर ने कहा है कि इसको कॉन्गो वायरस है। अच्छा। लेकिन हमने पेशेंट को नहीं बताया हुआ कि तुम मतलब आपको ये बीमारी है। अच्छा। क्योंकि उसका जो सिम्टम्स हैं वो बड़ी खतरनाक सिम्टम्स हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि उसको एक तो जो जिस कमरे में रखा हुआ है उसकी बेड शीट रेड कर दी है, उसके कपड़े रेड कर दिए हैं, वहाँ पे रेड लाइट्स लगा दी हैं, और उसके लिए रेड पानी जो है वक्फे से उसको दे रहे हैं ड्रॉपर के साथ, ताकि उसके जो रेड सेल जो हैं ड्रॉप हो रहे हैं बड़ी स्पीड से, वो मेंटेन रहें। दूसरा ये है कि कॉन्गो वायरस में गला बड़ी जल्दी बंद हो जाता है, मुंह में छाले आ जाते हैं, गला बंद हो जाता है। तो उसके लिए शहद और अमलतास उसका हमने कहवा बना के और रेड पानी के साथ उसको दिया है, उससे उसके छालों का भी काफी फर्क पड़ा है। और ये नहीं मैं कह सकता कि अभी बिल्कुल ठीक हो गए, मतलब उस डोज से काफी फर्क पड़ा है उनको। अच्छा, मुझे बताइए, उनका कॉन्गो वायरस डायग्नोज हो चुका है प्रॉपर कि उनको ये है? क्योंकि मैंने तो सुना है कि जानलेवा बीमारी है, एक दफा अगर आपको हो जाए इसका कोई क्योर नहीं है, इसलिए आपने अपने आप को बस बचाना है इससे। और पिंडी में भी 2 एक रिपोर्टेड केसेस हुए हैं। अच्छा, मैं आपको एक सुंदर बताऊं कि अगर आप मेडिकल की तरफ जाएं तो वो कब कहते हैं कि जी कॉन्गो वायरस हो गया पेशेंट को, जब वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है। ठीक है, बंदे को बुखार होता है, जिस्म टूट रहा होता है,
उसके नाक से खून आना शुरू हो जाता है या उसके मुंह से मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, जिस्म के जॉइंट्स पकड़े जाते हैं, वो चल नहीं सकता, आंखों में, नाक में, कानों से भी पानी आना शुरू हो जाता है। कई पेशेंट ऐसे भी हैं, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रुकते, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चले जाते हैं। लेकिन हमने तो इसी तरह पेशेंट्स को, अगर जो हमारे साथ डॉक्टर कंसर्न कर रहे हैं, हमारी टीम का हिस्सा है, तो हम उन्हें भी कहते हैं कि भाई पेशेंट को नहीं बताना कि आपका ये कैंगो वायरस है, क्योंकि जब उनके लॉयकीन को भी बता दिया ना तो वो बिल्कुल अपना हाथ पांव छोड़ देते हैं कि जी अब अल्लाह खैर करे। अच्छा, पता नहीं, ये मैं शायद एक वकील वाली बात कर रही हूँ, लेकिन एक पेशेंट के पास फर्स्ट राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो अगर खुदा ना खास्ता मैं किसी को जानती हूँ और उसको ना बताया जाए तो मैं तो पूरे हॉस्पिटल को सू कर देना। नहीं बताया, बताएं जरूर मरने के बाद कि इसको ये था। देखिए, आप कैंसर की बीमारी है, आप पेशेंट को ना बताएं कि आपको कैंसर है, लेकिन आप उसका कैंसर का इलाज करते रहे, वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। लेकिन अगर जब आप उसे बता देते हैं ना, वो पूछता है कौन सी बीमारी है बेटा मुझे, और अगर किसी ने गलती से कह दिया कि आपको कैंसर है, समझे कि फिर वो नहीं, वो बात आपकी मुझे समझ आती है बिल्कुल। यहाँ पर ये वाली अभी प्रैक्टिस फॉलो नहीं की जा रही, लेकिन बाहर जब भी आपको कोई भी जानलेवा बीमारी या इस तरह की टर्मिनल इलनेस का बताया जाता है तो साथ ही आपको एक साइकाइट्रिस्ट भी असाइन कर दिया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑटोमेटिक चीज़ है कि आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। और जब आपको पता हो कि इस तरह की कोई चीज़ है तो अपने बारे में कम, आप जो है अपने बच्चों के बारे में, पीछे जो खानदान छोड़ के जा रहे हैं, इनके बारे में ज़्यादा वरिड हो जाते हैं। और जितनी आप टेंशन लेते हैं उतना आपका इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, उसका मतलब है कि आप फाइट नहीं कर सकते अपनी डिजीज़ को। लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे होते हैं, तो अगर आपको नहीं बताया जा रहा, आप इलाज ज़रूर कराइए, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए आपको कौन सी बीमारी कैसी, क्योंकि ना सिर्फ आपका इलाज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उस बीमारी का, बल्कि परहेज़ भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपको बताया नहीं जाएगा तो आपको परहेज़ आप किस तरह करेंगे, आपको कैसे बताया जाएगा? तो किसी ना किसी को, पेशेंट को, अब मुझे नहीं पता कि ये उसमें अलाउड है ना बताना, लेकिन किसी ना किसी को, अजीज़ को, जो उसका केयर टेकर है, पता ज़रूर होना चाहिए है जब चीज़ डायग्नोज हो जाए। बजाय इसके कि जिस तरह आपने जितनी भी अभी बातें बताई, ये सब ऑटो इम्यून डिजीजेस में सब में यही होता है। आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप कर जाती है, जॉइंट्स पकड़े जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी क्योंकि डिटीरियोरेट कर रही होती है, तो उसमें वो कुछ भी हो सकता है। जितने भी ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं उनमें से, तो जब तक डायग्नोज नहीं हुआ आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए यही है, तो फिर आई थिंक सो आगे कुछ उसका करना चाहिए। इस पर आगे भी बात करते हैं। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आज ब्लैक कलर आप पे उठ रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। किसी की फरमाइश पे डाला, ये ऐसी पहना है? नहीं, बस ये खुद ही है जी। बस मेरी अपनी फरमाइश होती है अपने से रोज सुबह। सही। आज का टॉपिक भी अच्छा है एज यूजुअल। उस पर यही कहना चाहूंगी कि जो अभी मेरे से पहले कॉलर ने किया था, उनका काफी ज्यादा एज डिफरेंस था, 20 साल, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल पड़ता था। अच्छा, आप मुझे अपना बताएं, आपकी शादी हुई भी है? जी, मेरी शादी हुई भी, और मेरा भी 15 साल का एज डिफरेंस है। मेरे हस्बैंड मुझसे 15 साल बड़े हैं। अच्छा। उसमें इंसान वो होता है कि वो सही कह रही थी कि इंसान बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक अदब लिहाज की तरफ इंसान चला जाता है, वो फ्रेंडशिप और वो चीज नहीं रहती। अदब और लिहाज भी लेकिन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो एक अदब लिहाज वो वाला नहीं कि हस्बैंड वाइफ वाला अदब लिहाज, वो कि एक बड़ा इंसान है, बड़ी एज है, वो उसमें उस वाला अदब लिहाज में इंसान चला जाता है कि यार मैं इसे क्या ऐसी बात, फ्रैंक नहीं हो सकते आप उनके साथ, फ्रैंक नहीं हो सकता। हाँ जी, सही सही, ये वजह। ठीक। तो आप मुझे अपनी एक्सपीरियंस से बताएं ना, किस तरह, कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को 22 साल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कैसे चलाई है आपने इतने एज डिफरेंस के साथ भी शादी? बस क्या कह सकते हैं, ये तो जब वो क्या कहते हैं हो गई तो बस फिर उसको निभाना तो है, जो गले में डोल पड़ गया तो उसको बजाना तो है। आप तो ऐसे कह रही है जैसे कोई मजबूरी थी है। हाँ, तो कह सकते हैं उसके बाद इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता ना चीज के बाद, कि एक जब हो गई है तो बस फिर ठीक है, उसको फिर पूरा तो करना है ना। फिर बच्चे आ जाते हैं, फिर सारी आपकी अटेंशन बच्चों पे डाइवर्ट हो जाती है, पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है ना उसमें, रिश्तेदार, माँ बाप सब। मैं एक बात कहूंगी, बिल्कुल शादी निभाना आसान नहीं है, और जो लोग निभा जाते हैं बावजूद इसके, मैं आपको बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी शादी हमेशा कायम रखे। लेकिन शादी में खुश होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी। हाँ, सानवी चीज हो जाती है, दूसरी चीज में चली जाती है। खुशी है, ये सबसे पहले इंसान को निभाने वाली चीज में चला जाता है,
कि इसको बस निभा लें, पूरा हो जाए, कोई ऐसी इशू ना हो जाए कि रिश्तेदारों को, लोगों को बात कोई ऐसी पता चल जाए। बज़ाहिर अच्छा चल रहा होता है, अंदरूने खाना जो भी है, लेकिन बज़ाहिर सबको अच्छा अच्छा नजर आना चाहिए। तो बस वो यही चीज हो जाती है। फिर होना चाहिए एज डिफरेंस 4 या 5 साल का, मैं समझती हूँ इससे ज्यादा मुनासिब नहीं है। माँ बाप को बहुत सोच समझ के बच्चों की शादी। अरेंज मैरिज थी आपकी भी? जी अरेंज मैरिज थी। नहीं, मैं फिर यही कहूंगी कि मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, शादी निभाना आसान नहीं, अगर आपने निभाई बच्चों के लिए, माशरे के लिए, जिसके लिए भी, लेकिन आपने शादी निभाई तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं इस तरह सुनती हूँ। लेकिन अपनी खुशी को सेकंड मत रखे। मैं हमेशा लोगों से सुनती हूँ, कभी कोई सास बैठ के कह रही होती है हाय मेरी तो इतनी मनहूस बहू है, हर वक्त शक्ल बनाई होती है उसने, ये नहीं सोच रही होती कि वो क्यों मनहूस है। किसी को शौक तो नहीं होता ना मुंह बना के बैठ जाने का या हर वक्त बुरी बात करने का। जब आप अपनी खुशी को सेकेंडरी कर लेते हो, जब आप कहते हो कि मुआशरा खुश रहे, सास खुश रहे, बच्चे खुश रहे, मियाँ खुश रहे, माँ खुश रहे, तो आप खुद खुश नहीं रहते। और जब आप खुश नहीं रहते हो तो किसी को वैसी शक्ल देखना जो है अच्छी नहीं लगती, फिर आपको सब मनहूस ही कहेंगे। और खुशी का मतलब ये नहीं कि ये पसंद नहीं उसको खत्म किया। निभाना मैं हमेशा कहती हूँ बहुत मुश्किल है। जो लोग निभा जाते हैं अपनी खुशी को सामने रखते हुए, वो असली में कहती हूँ शादी जो है अमर हो जाती है। तो आपने खुश कैसे रहना है कि अगर बातचीत नहीं होती है, सबसे पहले एक छोटा सा की है कि एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। कोई बात नहीं अगर आपसे कोई 15 साल बड़ा है, 20 साल बड़ा है, कोई आपके जितना है, कभी कभी आपके जितने जो लोग होते हैं उनके आपसे इंटरेस्ट नहीं मिलते। मैं अगर अपनी एग्जाम्पल देती हूँ तो मेरी उम्र के जितने भी लोग हैं वो मुझे अपने आप से 10 साल छोटे लगते हैं, क्योंकि शायद एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, वो ऐसी फैमिलीज में बड़े हुए हैं या कभी कुछ जो है मुश्किलात देखी नहीं। लड़कियां जल्दी मेंटली मैच्योर हो जाती, मेरा उनसे इंटरेस्ट नहीं मिलता बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपने किसी के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ गुजारा करना है, दोस्तों के साथ गुजारा करना है, किसी के साथ भी आपको गुजारा करना है, आपको उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। 3-4 बातें एक दूसरे के बारे में जाने। आपके मियाँ को शायद क्रिकेट पसंद हो, वहां से बात शुरू करें, उसके बाद आप किसी भी बात पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन बातचीत और खुश रहना बहुत 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 जरूरी है। मैं तो हर किसी को हमेशा कहती हूँ अपने आप को टाइम दोगे, खुद खुश रखोगे तो आगे पीछे सारी चीजें भी खुशगवार ही रहेंगी। लेकिन अपने ऊपर जबर मत करो बहन, बड़ा लंबा अरसा आपने गुजारा है, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपकी शादी को जो है कायम रखे। आपका क्या ओपिनियन है वैसे इसके बारे में, मुझे बताएं, ये उम्र का जो गैप होता है? सुंदर, ये मैं तो जो अपने पेशेंट्स को, मेरे पास भी ये केस बहुत आते हैं। आधी बीमारियां होती इसी वजह से कि आप खुश नहीं होते। मैं तो ये कहता हूँ जब भी शादी हो तो बीवी 1 साल या 2 साल सिर्फ मियाँ की सुन ले, फिर सारी उम्र उनको सुनाती रहे। हाँ, वैसे ये मैं आपकी हर बात से डिसएग्री करती हूँ, लेकिन इस बात से नहीं करूंगी कि थोड़ी सी अगर खातून सुन भी ले। लेकिन अभी तक मेरे पास जितनी एग्जांपल्स आई हैं, मेरी जितनी भी कॉलर्स थी, आप देख रहे होंगे। जब मेरी शादी हुई तो मेरे बुजुर्गों ने। आप कितने बड़े अपनी बेगम से, पहले बताएं? तकरीबन 15-16 साल। अच्छा, माशाल्लाह, मतलब आपकी भी वही एग्जाम्पल। अच्छा, मैं इनसे पूछती हूँ कि बेगम आपसे कोई बात कर लेती हैं आराम से, फ्रेंडशिप वाला है माहौल? दोस्तों की तरह। अच्छा, क्योंकि मैं उनकी सुनता हूँ। अच्छा, उनकी सुनते हैं, देखा? तो फिर वो इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने, जब मेरी शादी हुई तो मेरे साथ बैठे हुए थे बारात वाले दिन। हाँ। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा जी ये जो 500 बंदा सामने बैठा हुआ है, बाराती ये जो आए हुए हैं, और ये हमें, तो कहने लगे ये सिर्फ आपको जन्नत से बाहर निकालने के लिए आए हैं। बिल्कुल, कितनी सही बात की उन्होंने। तो मैंने कहा जी फिर खुशियाँ, ये सारा कुछ खुशी खुशी हो रहा है, हाँ। तो फिर बाद में खुशियाँ क्यों नहीं रहती? हाँ। तो उन्होंने कहा असल में लोग खुशी से वाकिफ नहीं है, लोग अपनी ज़रूरतों से वाकिफ है। तो वो जो अहम चीज़ है वो खुशी है, और खुशी को मेंटेन करना बहुत आसान है कि आप दुल्हन की सुनिएगा। बस। तो मैंने सुननी शुरू कर दी। अब मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं कि यार आप बेगम से डरते हो, तो मैंने कहा हर शरीफ आदमी अपनी बेगम से डरता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहते हैं ना हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। एक मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि हमारे यहाँ जो एक ये कॉन्सेप्ट है ना मर्द होने का, ठीक है, उसमें यह है कि आप अपनी बेगम की अगर नहीं सुनते, अगर वो आपसे कुछ पूछ लेती हैं और आप तल्ख सा जवाब दे दें कि मतलब यू नो, तो आप दिखा रहे हैं कि बड़ी भाई इसमें कोई मर्दानगी है, इसमें कोई मर्दानगी नहीं। मैं आपको एक चीज और बता दूं, औरत एक ऐसी, बीवी खास तौर पे एक ऐसी शहंशाह है कि वो मर्द को चाहे वो एक मतलब उसकी इज्जत राख में मिला दे, और चाहे तो वो उसको बादशाह बना दे। उसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप बीवी की नहीं सुनते, तो अगर आपके घर में मेहमान आ गए या आप किसी पार्टी में गई हैं और उसने सिर्फ मुंह बनाया हुआ है ऐसे, तो सारे जो ये इतनी बहुत छोटा सा ये वो है, सही है, तो पूरे 100 लोग जो है ना वो आपको पॉइंट आउट करेंगे कि गुल साहब खैरियत है, घर में खैरियत है। और अगर वो चाहे तो वो उसी बात को एक मुस्कुराहट से
बहुत कुछ वो कर सकते हैं। सब कहते हैं बेगम को बहुत खुश रखते हैं, बहुत खुश रखते हैं, सब कहेंगे बहुत खुश रखते हैं। और आप इस बात से खुश होंगे कि अगर आपको कोई कहा जाए कि अच्छा, जब कोई कहता है ना कि जी गुल भाई आप बेगम को खुश रखते हैं, बड़े वो करते हैं, मैंने कहा जी मैं तो डरता हूँ इनसे, तो वो अक्सर मुझसे लड़ती है, ये जुमला ना कहा करें। क्या मुझे डायन बना दिया है सबके सामने। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे जिम्मेदारी जो है मुझे लगता है माँ बाप पर भी आती है कि अच्छा, और जमाने का भी फर्क होता है। पहले ये होता था कि चुपचाप, अब इनकी शादी को 22 साल हो गए, मतलब 22 साल पुरानी बात है ये, ठीक है। जमाने की बात थी कि पहले आपने चुपचाप शादी कर ली, आपको पता है कि आपकी जिंदगी में जो है एक डिफाइंड रोल होता था, बच्चे पैदा किए, आपने अच्छी तरबियत की, बड़ा किया, और बहुत बड़ा काम है इसको मैं अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ। बच्चे पैदा करके उसके बाद उनकी तरबियत करके बड़ा करना, एक घर संभालना सबसे मुश्किल जॉब होती है ये माँ बनना। आपने यही कुछ किया और उसके बाद आपकी शादी आराम से गुजर गई, फिर बच्चों की टाइम आ गया शादी के। वो आजकल दुनिया बहुत चेंज हो रही है और सबसे पहले आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है कि अगर आपने ऐसी बेटियां बड़ी की हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, आगे जो काम करना चाहती हैं, तो फिर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप उनको बांध देंगे बंधन में किसी के भी साथ जिनके साथ उनका बिल्कुल भी कोई मेंटल कैलिबर ना मैच करता हो, और फिर वो शादी जो है वो चल पड़ेगी। असल में इसमें एक चीज और भी ऐड कर ले। बस अब सॉरी, मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, वापस आकर इस पर बात करते हैं, ब्रेक के टाइम में। वेलकम बैक टू महक दी मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे एवरग्रीन द वेरी वेरी ब्यूटीफुल मिसेस हशमत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी लगी, कैसी हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बड़ा जबरदस्त टॉपिक है आज आपका, है ना? क्या आपके तासुरात है इसके बारे में? बूढ़े तो जवानों के साथ ज्यादा खुश होते हैं। देखें जरा है, लेकिन अगर खातून बूढ़ी हो फिर तो और ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे कम होता है, ऐसे बहुत कम होता है। हमारा मुआशरा होने ही नहीं देता ऐसे, होने ही नहीं देता। हाँ। लेकिन मर्दों को इजाजत है, वो तो हर उम्र में जैसे भी चाहे। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जरूर 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 कीजिए। मैं कैंसर सर्वाइवर पेशेंट हूँ और मुझे बाकायदा बताया गया था कि आपको ये बीमारी है और आपने इससे फाइट करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी विल पावर से और अल्लाह पाक की ज़ात पे यकीन रख कर इस बीमारी से मुकाबला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अल्लाह ताला आपको सेहतयाब रखे। बहुत हिम्मत चाहिए होती है, बहुत। आपका नाम दोबारा बताइएगा। मीना, बहुत हिम्मत चाहिए है कैंसर जैसी बीमारी को फाइट करने में। और एक तो आपके ऊपर जो थेरेपीज हो रही होती हैं, फिर आप मेडिकेशन ले रहे होते हो और आप मेंटली इतना सफर कर रहे होते हो, और अगर आप वो सब गुजार लो और उसमें से फिर इसीलिए सर्वाइवर कहा जाता है ना कैंसर पेशेंट्स को। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपने, थैंक यू कि आपने मेरे साथ ये स्टोरी शेयर की है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आगे कोई बात नहीं करनी हमसे है। आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं। कुरान पाक में कहा अल्लाह ताला ने बीमारी बाद में, इलाज पहले आ जाता है। लेकिन ये बाकी हमारे विल पावर के ऊपर है, बाकी हर तरह की बातें होती है, मेडिकेशन होते हैं, दिल छोटा हो जाता है। प्यार और विल पावर इंसान को कब्र से भी निकाल लेती है। कितनी सही बात की आपने। प्यार, मोहब्बत और विल पावर इंसान को कहीं से भी वापस ले आती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल। अच्छा, बात हम कर रहे थे, मैं मिसेस हशमत से भी पूछना चाहूंगी कि माँ बाप जो हैं उन पे कितनी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की जो है कहाँ पर शादी कराते हैं। ये उनके ऊपर नहीं कि अगर आप एक 20 साल बड़े इंसान से शादी करा रहे हो अपने बच्चों की। अभी तो हालात बहुत बदल गए, अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा कि कोई माँ बाप की सुने। बच्चे पढ़ते हैं, क्वेट में पढ़ते हैं, खुद पसंद कर लेते हैं और कुछ बातें अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जहाँ आपका नसीब लिखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका नसीब नहीं है, माँ बाप भी चाहे, खुद भी चाहो तो नहीं होता, वहाँ तो नहीं होता। बिल्कुल, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, जैसे मेरा सवाल आज ये था कि एज गैप ज्यादा होना शादी में, उससे कामयाब होती है शादी या कम होने से होती है, या ये सिर्फ फर्क नहीं पड़ता? कोई मायने नहीं रखता। ये अल्लाह ताला का कानून है। निकाह के 3 बोल में खुदा ने इतनी ताकत रखी है कि वो दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उसका कानून है। 2 बंदे इकट्ठे कितनी उम्र गुजार लेते हैं, माँ बाप को हम भूल जाते हैं, बहन भाइयों को भूल जाते हैं, पर ये रिश्ता नहीं भूलते। इवन बाथरूम में भी जाए तो कहते हैं हम यहाँ जा रहे हैं। कभी आप माँ बाप को नहीं कह सकते ऐसे, कभी बच्चे आपसे नहीं पूछ सकते, ये कुदरती रिश्ता है। और अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया है, हर एक चीज का एक पेयर बनाई। इंसान तो क्या, जानवर और हैवानों में भी पेयर है, उसके बगैर जिंदगी नामुमकिन है, बल्कि इनकम्प्लीट है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की। बात साहब आप कुछ कह रहे थे जब मैंने इंटरप्ट किया था। असल में ये जो रिश्ते हैं ये तो बड़े प्यार का सिंबल होते हैं ना, लेकिन ये जो सास बहू का या मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ना, ये असल में हुक्मरानी का रिश्ता होता है। बिल्कुल। इसमें बीवी चाहती है कि मेरी घर पे हुक्मरानी हो, मियाँ चाहता है मेरी हो, मेरी सुनी जाए, मेरे मर्द होने का एहसास हो। अक्सर आपने एक जुमला सुना होगा कि अक्सर मर्द कहते हैं या अक्सर ख़वातीन ये कहती है कि मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ तक मर्द की कामयाबी जाके रुक गई है, उसके बाद फिर दूसरी औरत की भी जरूरत है ताकि वो उसको आगे ले जाए। देखा, मुझे पता था कि आने वाला है, जो ज्यादा कामयाब होते हैं उनके पीछे चार का हाथ होता है। हाँ जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये मर्दों ने जो है ना इसको ऑल्टर कर दिया। दूसरी बात, ज्यादा औरतों के पीछे एक मर्द की बर्बादी का हाल होता है। देखा, एक मर्द जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना, ये बात सब मानते हैं। यहाँ पे बहुत सारी खवातीन है, बस आपको बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी हमसे थॉट्स शेयर किए हैं। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमारे पास आपके बहुत सारे सवालात जो है वो पहुंच चुके हैं, तो मैं मिसेस हशमत से जो है पूछना शुरू करती हूँ। कुछ चीज़ें आपने जो है ना, जो मुझसे सवाल पूछे हुए होते हैं उसके अंदर ही आपने खुद ही बता दिया होता है कि मसला क्या है। जैसे मैं आपको पहला सवाल बताती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स, और उसकी जो है मुझे पता है कि बहुत सारे नुकसान आते हैं। बड़ा बेटा 8 साल का है, छोटा बेटा 6 साल का है। इनको मैं एनर्जी ड्रिंक्स कैसे छुड़वाऊँ? ये तो बड़े कमजोर सी माँ है ना। उसके बजाय ऐसे पैसे बंद कर दें। उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे कैसे? खरीदेंगे कैसे, ला के कैसे देंगे? हाँ। और अगर आप बहुत ही लाड प्यार वाली माँ भी हैं सब कुछ, तो थोड़ा घर में जो है फैंसी कुछ बनाना शुरू कर देंगे। मैं भी हिना के पास जाऊंगी, मैं उनसे भी पूछती हूँ कि वो भी अम्मी है और उनके पास बड़े गुर हैं अपने बच्चों को जो है ना ट्रिक से खाने खिलाने के। अच्छा जी, मैं जब भी बाहर निकलती हूँ सन ब्लॉक लगा कर निकलती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी स्किन बहुत रेड हो जाती है और बाद में इसमें बहुत जलन होती है। आयशा, सन ब्लॉक लगाने का भी तरीका है। अच्छा। आप सन ब्लॉक लगाने 10 मिनट के बाद फिर दोबारा एक लेयर लगाएं, फिर आप निकलें। अच्छा, और बिल्कुल अक्सर सन ब्लॉक से ऊपर लिखा हुआ होता है कि एटलीस्ट सन एक्सपोजर से 15 या 20 मिनट पहले लगा दें। ये असर क्यों, उसी वक्त अगर लगा के निकलेंगे तो जज्ब नहीं हुआ? दोबारा जब लेयर आती है तो वो प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाती है। तो प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल। और कुछ के ऊपर ये भी लिखा होता है कि कुछ घंटों के बाद आपने रीअप्लाई करना है, जरूर करना है आफ्टर 3 आवर्स। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अच्छा, मेरे बेटे की उम्र 10 साल है और उसके वाइट बाल निकल रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? अगर बच्चा गोश्त नहीं खाता तब भी उसके वाइट बाल निकलते हैं। जेनेटिकली भी होते हैं कि पेरेंट्स की अगर अर्ली एज में हो जाए तब भी बच्चों के हो जाते हैं। आजकल बच्चों का फूड क्या है? कोई फूड नहीं है, जंक फूड है, बाहर निकलते हैं। जैसे पहली मदर ने कहा कि मेरे बच्चे ये ड्रिंक्स पीते हैं, इनको प्रॉपर फूड दें और इनकी खुराक में आयरन बढ़ा दें। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखे कि वो कहते हैं जेनेटिक है, जिनके बाल जब तक वो 18 साल के होते हैं तो उनके ऑलमोस्ट सारे बाल वाइट हो गए होते हैं। अगर ऐसी बात है तो कोकोनट ऑयल में आंवला जला लें। अच्छा। और वो इस्तेमाल करें, जो वाइट हो गए वो वहीं रहेंगे, बाकी सफेद नहीं। बाकी सफेद नहीं। अच्छा, और ये जो एक बात की जाती है कि वाइट बाल निकल आया है तो उसको निकालें मत, उसका पानी फैल जाता है, बाकियों को भी वाइट कर। नहीं है, गलत बात। ये गलत बात है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको प्लग करेंगे तो उसकी जगह 4 नहीं हो जाएंगे। नहीं। जी जी, हिना आपका क्वेश्चन है? मेरा एक सवाल है, मेरी बेटी है जो 6-6.5 साल की है, उसके हाथ में ना एक वॉट सा निकल रहा है, वो क्यों निकल रहा है थंब में? ये स्किन वॉट एक स्किन की हैबिट हो जाती है। अच्छा, ये बीमारी नहीं है, इसको स्किन वॉट बोलते हैं। तो वो रिमूव करवाना पड़ता है या इसके कोई? ये आप रिमूव करवा लें, लेकिन ये फिर भी निकल सकता है। स्किन को हेल्दी रखने के लिए वाइट चीजें हैं, आप उनको वो ज्यादा खिलाएं जो जिस चीज में आपको वाइट नजर आए। उसको फिश पसंद है, दूध भी पसंद है? फिश, दूध, दही, मक्खन। हाँ, इवन सब्जियों में जो वाइट कलर है, शलजम, फ्रूट में जो वाइट कलर है, क्योंकि ये विटामिन ए डी की डेफिशिएंसी से भी होता है, ताकि इनकी डेफिशिएंसी ना हो। ए और डी दोनों की डेफिशिएंसी से जी। और वो तो फिश ऑलरेडी खा रही है, दोनों। हाँ, फिश में बहुत ज्यादा पसंद करती है। धूप में खेलने दे उसको। ठीक है, धूप एक्सपोजर से भी मैं उसको मना नहीं करती। अच्छी बात मैंने उसको समझाया ये अच्छी है, विटामिन डी की कमी नहीं होती, बहुत सारी चीजों से इंसान बच जाता है। मगर सच में वो ना खाने में बहुत तंग करती है। अभी आप सुंदर कह रही हो ना, एक तो एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक मैंने कहा मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ अभी कि किस तरह जो है छुड़वाई जाए। मैं नहीं लेकर आती ऑनेस्टली। आप बच्चों को बाजार ना लेके जाएं, छोटे बच्चे जब तक आपके काबू में है, ठीक है? ये हमारी बड़ी गलत प्रैक्टिस है। क्यों मिस हशमत? बच्चों को पकड़ा साथ में, आओ बेटा तुम्हें बाजार ले जाएं, उधर से उसको कैंडीज भी ले दी, उधर से उनको 2-4 वो चिप्स के पैकेट्स ले दिए, उधर से बच्चों ने तो फिर लेने
वैसे मत दें, ये भी गलत चीज है, आगे जाके भी गलत है ना, आगे जाके भी गलत है। इधर से कंट्रोल करेंगे तो होगा। मैं आपको एक बात बताऊं, माए दिल पे एक दिन पत्थर रख ले, ये गलत है कि बच्चे नहीं खाते। खाते हैं जरूर खाते हैं, लेकिन उनको पता है कि माँ ने खिलाना है। बच्चे बड़े होशियार हैं। अच्छा, ये भूख लगाने के लिए भी कोई चीज है? इमली आलू बुखारे का शरबत बेहतरीन चीज है भूख लगाने के लिए। इवन बड़ा भी अगर गर्मियों में तो वैसे इमली आलू बुखारे का शरबत जगह जगह मिल रहा होता है, क्योंकि गर्मी में भूख नहीं लगती। फूड वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये लिवर और किडनी के लिए बहुत अच्छा है, खून बनाता है। इमली आलू बुखारे का शरबत दें और कहना आपने टेबल पे खाना रख लिया, खाना खाना है। बच्चा नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है फिर खाना छुपा दे के खत्म हो गया। वो कहेगा मुझे भूख लगी, आपने करना है अब खाना रात 9 बजे लगेगा। आप देखना कि आपका बच्चा कितने टाइम का पाबंद हो जाएगा और अपनी टेबल पे आएगा। और सभी जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स हैं उनके लिए कौन से जूसेस अच्छे हैं, या उनके लिए क्या मीट उनको दिया जा सकता है? परहेज इस चीज़ का नहीं है, लेकिन चूंकि आपके लीवर में ये वायरस है तो वो कमज़ोर होता जाता है। उसको कमज़ोरी से बचाने के लिए हेवी ग़िज़ाएं नहीं दी जाती। इसमें कोई परहेज नहीं है। इमली आलू बुखारे का शरबत ज़रूर पी लें उसको, और कासनी के बीज रात 1 बड़ा चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो लें, सुबह नहार मुँह छान के पी लें, पिला दें उसको। चिकनाई अवॉइड करें। इसमें अभी मैं दोबारा कहती हूँ परहेज नहीं है, लेकिन लीवर के ऊपर बोझ ना। अच्छा, ये जो पुलाव खाते हैं ये खा सकते हैं? कभी कभार सिर्फ चिकनाई अवॉइड करें ताकि लीवर के ऊपर बोझ ना आए। लीवर के ऊपर बोझ ना। अच्छा, ये जो उन्होंने वार्ड्स की बात की अभी, ये बहुत मैंने जिनके निकलते हुए देखे हैं वार्ड्स, बड़े तकलीफ देह से एक होता है वो, क्योंकि वो अंदर से यूं करके निकालते हैं। वार्ड्स वही होते हैं? नहीं, उसके दर्द नहीं होती है। अच्छा, उसमें दर्द नहीं होती, पता ही नहीं, बस निकल आता है जैसे आपकी स्किन निकल आई। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है जद्दा से। अस्सलाम वालेकुम हैदर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का जी। मेरा मतलब है कि सिर्फ इसलिए कॉल किया कि आपकी बात को डिसएग्री करने के लिए, या मतलब है कि बार बार चीज को मेंशन कर रही है ना कि सिर्फ शादी के चक्कर में मतलब है कि मर्दों की एज ही ज्यादा क्यों होती है। तो मैं आपको अपना बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो थी वो मेरे से माशाल्लाह 10 साल बड़ी है, और हमारी शादी को तकरीबन 3 साल के लगभग हो गए हैं, और अभी तक मतलब है कि बड़ी स्मूथली चल रही है माशाल्लाह। बहुत बहुत, ये तो आपको भी क्रेडिट जाता है, आपकी वाइफ को भी जाता है और आपके खानदान को भी जाता है। बात मैंने ये बिल्कुल भी नहीं की है कि हमेशा जो है ऐसा ही होता है। बात मैंने ये की है कि हमारे मुआशरे में ये एक रियलिटी है कि एक्सेप्ट नहीं किया जाता अपने बेटों के लिए बड़ी उम्र की औरत को। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप एक एक्सेप्शनल केस है, और हम बिल्कुल आपको इस बात की जो अप्रिशिएशन देंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और आप लकी हैं कि आपकी अपनी वाइफ से बनती है। आप लकी हैं कि आपके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग नहीं है जो कॉन्स्टेंटली उसको इस बात का ताना दें, उसको रिमाइंड कराते रहें कि आप मेरे बेटे से बड़ी हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ पर जो है मुआशरा जो है वो ऐसा ही है। हालांकि अभी मैं यहाँ पे 2-3 ऑडियंस से भी अगर पूछूंगी कि अपने बेटे के लिए 10 साल बड़ी आप बहू लाना चाहेंगे, तो शायद वो कहें कि नहीं, या किसी मजबूरी के तहत। तो बात हमारी यही वाली थी। लेकिन अगर ऐसी एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में हैं, मैं भी ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ कि जिन्होंने जो है अपने खानदान से डिसएग्री करके भी शादी अगर की है अपनी बड़ी उम्र की औरत से, और वो बड़े खुश हैं, उनके बच्चों को भी उन्होंने संभाला है। ये तो अलग अलग एग्जाम्पल्स होती है, हर किसी का अपना नसीब है और हर किसी का अपना, मैं कहूँगी ये एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं आ रहा, लेकिन ये आपकी अच्छाई है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आई अप्रिशिएट यू। बट मुआशरे की कुछ सच्चाइयाँ, कुछ कड़वी बातें जो चल रही हैं और चलती रहेंगी, इसका हम क्या कर सकते हैं। मैं हिना के पास जाऊंगी और मैं देखना चाहूंगी कि हमारा जो है खाना रेडी हो चुका है। खाना रेडी दिखाइए जी। खाना रेडी है। सुंदर खीरा इतनी अच्छी सैलेड आपके लिए बना लिए है। आप सैलेड खाएं साथ में। ठीक है, ठीक है, बस ये डन हो चुका है। डन हो गया। इसका मसाला आपके ऊपर, आपने कितनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। आप नान भी खा सकते हैं। मुझे लगता है ये सूखी सूखी चांप होंगी। नहीं, मैंने आपको कहा ना मसाला सूखी चांप है, तब तो आपकी ग्रेवी कम हो जाएगी। जब आप इसको बारबेक्यू पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज मिनिमाइज हो जाएगी, और इतनी ग्रेवी तो आप उस पे लगा नहीं सकते। अच्छा, मैं यहाँ पे टिप लेना चाहूंगी मिसेस अशमत से भी कि ये जो गोश्त होता है इसकी स्मेल किस तरह खत्म की जाए। एक तो विनेगर, ठीक है, हर किस्म की स्मेल खत्म कर लेती है। गोश्त नहीं, हर जगह जो भी आप स्मेल खत्म करना चाहें। लहसुन, ये भी स्मेल खत्म करती है। ठीक है। मकई का आटा, मकई का आटा आप अगर फिश भी धोएं मकई के आटे से धो ले तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, जबरदस्त। मैंने ट्राई किए तीनों चीजें। अच्छा, तीनों से जाती कुछ में तो, लेकिन कुछ ऐसा मैं कहूँगी ढीठ स्मेल होती है,
कि उसके अंदर आप लहसुन डाल दें, अदरक डाल दें, विनेगर डाल दें, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फ्राई करना पड़ता है। दुम्बे की फिश की और दुम्बे की, जैसे कि दुम्बे की स्पेशली स्मेल खत्म होती है उसकी चक्की से, वो जो उसका अपना जो उसका वो होता है जो चर्बी होती है, चर्बी जो होती है, हाँ, और बड़ी लजीज हो जाती है, बहुत लजीज होती है। बिल्कुल नमकीन गोश्त जो है उसी के साथ बनता है, बड़े मजेदार सा। हमारी चांपें रेडी हो गई हैं। मसाला तैयार है। बारबेक्यू करें, इसको ऐसे बनाएं, इसको बेक करें, रोस्टेड क्यूमेन सीड का टच जरूर दें। क्या बात है, एरोमेटिक हो जाएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी, जबरदस्त। साथ में सलाद सर्व करें, नान सर्व करें, तो ये बहुत ही मजे का होगा। ऐसा ही इंशाल्लाह आपकी हमारी क्या बात है। आपने भी यही टिप देनी है कि अभी क्योंकि गोश्त सबका बनने वाला है, ईद आ रही है, तो कुछ बता दीजिए कि जिससे जल्दी से जो है स्मेल खत्म हो जाए जो घर आ रहा है गोश्त। जैसे मिसेस हशमत ने कहा है, सबसे बेहतरीन है कि विनेगर लगा के उसको डिप कर दें और उससे धोएं, और गार्लिक पेस्ट बना के, गार्लिक पेस्ट बना के। अच्छा, अजवाइन से भी, क्यों डॉक्टर साहब, अजवाइन से भी उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, उससे बहुत अच्छा आता है। उसमें मेहनत करनी पड़ती, बाकी तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना। आपने गोश्त फ्रीज भी तो कर रहे हैं ना 2 महीनों के लिए भी। ठीक है। अच्छा, एक जो है मैं बात पूछना चाहूंगी सच में से, फिर हम ब्रेक पे जाते हैं। ऑयली बालों के लिए, जिनके स्काल्प पे अभी वो बाल धोते हैं और शाम तक ऑयल निकल आता है, इस तरह की क्या चीज की जाए ताकि ऑयल ना आए? धोने के बाद आधा कप सिरका, आधा कप पानी, शैम्पू के बाद जब बिल्कुल आपके बाल साफ हो जाए तो ये अपने बालों के ऊपर डाल दें, फिर साफ पानी से रिंस कर लें, बस। उससे जो है आपके बाल फ्रेश रहेंगे। असल में वो जो विनेगर होता है वो आपके स्कैल्प को साफ कर लेता है, साफ करता है, ड्राई नहीं करता। ड्राई नहीं करता। बिल्कुल। और विनेगर जो है वो खुश्की का भी आई थिंक सो हल है, बेहतरीन चीज है, आपके बालों को भी ग्लो करता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, आज आपने ये एक्सपेरिमेंट जो है करना। थैंक यू सो मच हिना, आपने एक वंडरफुल सी डिश। जब भी आप घर में चांपे बनाएंगे तो हिना को जो है आपने दुआ जरूर देनी है, दुआ करनी है, और आपके शो में कॉल करके बताएं भी हम क्या अच्छा बना रहे हैं। हाँ, तस्वीरें भेजें ना, व्हाट्सएप का नंबर जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, तस्वीरें भेजें बिल्कुल, और हमसे शेयर करें जो भी रेसिपीज आप बनाते हैं। टाइम छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। कैसी हैं आप निब्रा? सही हो, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमें जो है साबिर ने भी वापस ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। साबिर नजर लगी थी आपको? है नजर लगी। आई थिंक इसलिए आज उन्होंने काला कुर्ता पहना हुआ है। गाना गाना चाहिए साबिर को आज, है मैनू काला कुर्ता जजदाए, है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्या बना रहे हैं आज साबिर? ये कमीज बना रहा हूँ, ये इसका गला, ये सैड, इसका सैड आएगा मोटिव। अच्छा, ये गला इसका अंगरखा स्टाइल की जो आपकी शर्ट्स होती हैं या फ्रॉक्स होते हैं, उसके लिए आपका जो डिजाइन का पैटर्न होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा, बिल्कुल ऐसा ही आता है। और उसमें क्या आपका कलर कॉम्बिनेशंस भी होते हैं, प्लस अंगरखा चूंकि यहाँ से कट के यहाँ पे आपका कोई भी डेकोरेशन एलिमेंट लगता है, उसके लिए आप काम जो सीक्वेंस होता है वो इस सीक्वेंस से चलता है। तो ये हमने उसी का पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक ब्लू और सिल्वर का कॉम्बिनेशन आजकल बहुत इन है, क्योंकि शादियां हैं, ईद के बाद फौरन थोड़ा सा टाइम है जिसके अंदर लोग 1 महीने से भी कम जिसमें लोगों ने अपनी शादियां प्लान आउट की हुई हैं। तो आई थिंक ये सबसे, और ये हल्का काम है, हैवी काम नहीं है। आप देख सकते हैं ये लग हल्का रहा है, इसमें काम बहुत ज्यादा है, लेकिन फील जो है ना उसकी बहुत भरी भी नहीं आ रही, भरी भी नहीं आ रही। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या यूज क्या कर रहे हैं इसके ऊपर? जी साहब, ये नगों का काम है और नक्शी का काम है, तिल्ले का काम है। अच्छा, और इसमें सितारे भी लगेंगे, ये वाला भी काम थोड़ा, ये बिल्कुल एंड पे होगा जब इसकी अच्छा, फिलिंग होगी, जबरदस्त, तो फिर आपको बहुत ही शाइनी सा, शिमरी सा सारा काम है इसका। हाँ, और ये बहुत अच्छा लगता है, सिल्वर और ब्लू का कॉम्बिनेशन से ही सिल्वर उठता है ब्लू पे, है बिल्कुल। ना? और ये जो भराई की है ना, आप देख सकते हैं कितनी फ्लैट है और अच्छी भराई है, हाँ, क्योंकि बहुत मोटे मोटा भी काम आपको सम टाइम पसंद नहीं आता, पसंद नहीं आता, वो आसानी से कर दिया, 2 मिनट में होने वाला काम लोग कहते हैं कि थोड़ी नफासत हो काम में, तो वो नफासत आई थिंक आपको दिखाई दे रही है। और जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीक दिखाएंगे। जाहिर बात है अभी इतना ज्यादा ये काम इस पे रह गया है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होगा। साथ में आप वहाँ पे काम की देख रहे हैं, तिल्ला है और नक्शी है, साथ में छोटे नग हैं, नगों के भी साइजेस होते हैं। जैसे आप कोशिश करें कि आप सबसे बारीक नग यूज करें, क्योंकि उसकी जो लुक आती है ना, उतनी ही वो साफ सुथरा जो है वो लगेगा। मोटे ऐसे आपका वो, फिर थोड़ा सा आप एस्थेटिक सेंस यूज करें, ऊपर नीचे करके आप वो यूज कर दें, या फिर आप हमारे डिजाइनर के पास आए ना, कि डिजाइनर आपको अच्छा सा जो है इसके लिए बेस्ट होते हैं। बिल्कुल, आपको अच्छा सा हम बनाकर जो है वो दिखाएंगे। आजकल लोग जो है ना वो कहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग काम होता है ये, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। और जितना वो नफासत से, जितना साफ सुथरे उससे करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे बताएं साहब, कितना टाइम लग जाता है इसके ऊपर? इसको तो 1 हफ्ते में हो जाता है। अच्छा, जल्दी हो जाता है काम, असली वाला टाइम हाँ, इसके बाजू पे भी जाते हैं, असली वाला ये, असली वाला ये टाइम ये, ठीक है।
या ये वो है जो काम लेने के लिए हम बताते हैं? नहीं, वो मैं बात नहीं करता गलत, जो एक हफ्ता बताया था 2-3 हफ्ते लगा, वो वाला काम नहीं, वो वाला काम नहीं है। ठीक है, एक हफ्ता है ना, बता दिया ना मैंने, एक हफ्ते में दे देना। क्या बात है साहब, इसलिए आपको नजर लग जाती है, इसलिए आप काम ही इतना अच्छा करते हैं। आज निम्रा हम बैठते हैं, ईद आ रही है और मैं बात कर रही थी कि ईद के ऊपर जो है आप ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हो, अभी तुमने भी बहुत प्यारे कपड़े पहने हुए, इसके बारे में भी कुछ बताओ। ये मैंने क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया, स्ट्रेट शर्ट्स आ गई हैं, ट्यूलिप शलवारें आ गई, ऐसा नहीं है। ईद पे आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आप वो पहने थोड़े से फ्लोई हो और थोड़ा सा हट के हो, जो कि आप आम रूटीन में पहनते हैं। नहीं, ये बहुत प्यारे लगते हैं, झुमके इतना कॉम्प्लीमेंट करें, लगता है वही ना डिजाइन जो है झुमकों में जज गया फौरन से। आप इतना सूट करते जैसे 60s का वो हो, और ये इस पे सूट भी करता है, और बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। ट्रेडिशनल पहनना चाहिए। इसमें मैंने कलियों वाला फ्रॉक है और उसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडर्ड कोटी बनवाई हुई है। अच्छा, कोटी अलग से है? कोटी अलग से है, सो क्यूट। क्वार्टर स्लीव्स हैं और दुपट्टा है। क्या बात, मुझे भी चाहिए एक ऐसी कोटी। चलें, श्योर, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा मिस हशमत, आपके लिए जो है सवाल आए हैं कि कान के अंदर पस वाले दाने निकल आए हैं, रजिया मुल्तान से। कान के अंदर पस वाले दाने, प्याज कूट के उसका पानी नीम गर्म करके डाल दें। अच्छा, कुछ अरसे के बाद जब खारिश शुरू हो जाए तो वो समझे कि पस खत्म हो गई, अब ड्राइनेस हो गई। उसके बाद इसने लहसुन जैतून के तेल में हल्की आंच पे जला देना है, वो कतरा डाल दे, लुब्रिकेशन होगी तो इसकी खारिश भी दूर हो जाएगी। अच्छा, एक मुझे इससे सवाल याद आया, मैं किसी को जानती हूँ जिनका ये मसला था, उनका भी भला हो जाएगा कि कान जो है वो उसमें आवाज़ आना जो है बंद हो गई कुछ अरसे के लिए, कान में आवाज़ नहीं आती थी। डॉक्टर के पास गए, दिखाया तो उन्होंने कहा कि हार्ड वैक्स जो है वो फॉर्म हो गई है, तो इसको जो है निकालना पड़ेगा उससे। फिर वो पूरा वो जो कान के अंदर इतना बड़ा इंजेक्शन के साथ सब कुछ करते हैं, वो हो गया, साफ हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा अपने ईयरबड्स नहीं यूज करने, डॉक्टर ने मना कर दिया कि ईयरबड्स आप जितना यूज करते हैं उतनी खराबी होती है। तो एक तो ये बता दें ईयरबड्स का नुकसान क्या होता है, और उस सफाई के बाद भी उसके एक कान में आवाज जो है बहुत कम आती है, तो क्या करें? एक तो उसके एयरबड्स के ऊपर क्या लगा होता है, कॉटन लगी होती है। हमारे कान के अंदर क्या चीज है, वैक्स है, तो वो आस्ता आस्ता वो कॉटन वहाँ पर डिपॉजिट होती जाती कि इंसान बिल्कुल बहरा हो जाता है। इस वजह से डॉक्टर उसकी सफाई करते हो, कहते हैं कि ये अंदर मत लगाओ। हाँ बिल्कुल, और आपको सही तरह साफ करना नहीं आता तो पुश करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे कान को की हिफाजत के लिए बनाया है, इसलिए नहीं कि हम इसमें कुछ मारते जाएं। और फिर जब वुजू के फायदे मैंने एक दफ़ा बताए थे, याद होगा, उसमें एक ये फ़ायदा है कि हम जब मसा करते तो उंगलियां गीली करके यहाँ अंदर करते हैं, उस लुब्रिकेशन की वजह से जो वैक्स बनती है वो खुद ब खुद अंदर बाहर आ जाती है, और हमारी समात स्ट्रांग हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये जब इनको आवाज़ नहीं आ रही इवन उस सफाई के बाद, और डॉक्टर्स ने इतनी दफ़ा चेक किया है, उन्होंने कहा हमें कोई कहाँ पर है नजर आ रहा, यही इस्लामाबाद में। इसका चेकअप जरूरी है, क्योंकि एक कान में आवाज आ रही है, अगर वो बहरे होते तो दोनों हो जाते, दूसरे में नहीं आ रही, और बाकी मेडिकली सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब वो देख रहे हैं, उन्होंने कहा पहले जो है वो वैक्स डिपॉजिट बिल्कुल दोनों बराबर हो जाएंगे, सिर्फ चेकअप की जरूरत है, दोबारा कराना चाहिए। अच्छा, गर्मियों में खुश्क मेवा कितनी मिकदार में खाना चाहिए? सारा रावलपिंडी से, ये हम लोगों ने बताते ना चलगोजे खाएं, एक मुट्ठी। हाँ, अच्छा आप खा सकते हैं, क्योंकि मैंने भी सुना है कि तासीर क्योंकि बहुत गर्म होती है और फिर तो गर्मी हो या सर्दी, ड्राई फ्रूट नट्स के अपने फायदे हैं, आप ब्रेकफास्ट में जरूर लें, स्पेशली ये। ठीक है जी, एक और है मेहंदी पे ठहरे, हम कॉल ले लें उसके बाद पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सादिया। वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी हूँ। सुनो सभी, आप ठीक है? बहुत अच्छी हैं और आज इतनी प्यारी लग रही है, आपसे ज्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बस आपका प्यार है। बाजी मेरी तीसरी कॉल है, जब भी करती हूँ कॉल कट कर जाती हूँ, नहीं टेंशन होती है बहुत ज्यादा। बहुत टेंशन होती है, चलो आज टेंशन खत्म हो गई, आज बात होगी हमारी। मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाती हूँ। सैड नहीं होते, देखें बात होगी है ना आज हम लोगों की। मुझे बताइए, जो मैंने आपकी शादी तो नहीं हुई हुई मुझे लगता है? नहीं। तो आप मुझे बताएं, आप अपने से बड़े उम्र के इंसान से शादी करना चाहेंगी? नहीं। किस उम्र के इंसान से शादी करेंगी? अपने हम एज। आपकी क्या एज है? मेरी 20। 20 इयर्स के लड़के से मत शादी करना बहन, वो बहुत छोटे होते हैं, है ना? बहुत तंग करेगा, बहुत तंग करेंगे। आई थिंक थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद 24, 25। तो अगर अम्मी अब्बू ने तय कर दी है शादी किसी 15 साल बड़े बंदे से, फिर हो जाएगी, कोई नहीं, माँ बाप की तो इज्जत रखनी। कोई बात, क्या बात है भाई, ये हमारा जो है ना मुआशरे की एक सुघड़ खातून जो सोच है इस वक्त, ठीक है कि मैं अम्मा अब्बा ने अगर कर दी तो ठीक है,
क्या बात है कि फिर कुछ मुझे बता सकती, फिर कैसे चलाएंगी, क्या बात किया करेंगी? जैसे जिंदगी लाइफ गुजरती है, अच्छे बुरे टाइम को पास करना पड़ेगा आखिर एक माँ बाप की इज्जत की खातिर। क्या बात है, बड़ी आपने प्यारी बात की है। माँ बाप की इज्जत बिल्कुल सबसे फोरफ्रंट पे होनी चाहिए, इसीलिए माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए रिश्ता कराने से पहले कि अपने बच्चों की भी जो है ख्वाहिशात उनको जो है जहन में रखा करें, उनका मेंटल लेवल देख लिया करें कि आपकी बेटी अगर बहुत मैच्योर है तो जरा देखें कि आप जो है बिल्कुल उसके हम उम्र से उसकी शादी ना करें। अगर आपकी बच्ची इतनी क्यूट सी, इतनी सादा सी, जो उदास हो जाती है जब उसका फोन ना मिले है, तो फिर उसके साथ ये जुल्म ना वाकई सही है ना, ऐसा ही ना। तो कि माँ बाप के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वरना हमारी बच्चियाँ बहुत प्यारी हैं। इन्होंने भी कितनी क्यूट बात की कि अगर हमने बुकरा देंगे तो जमाना चेंज हो गया, अब पेरेंट्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं, पूछते हैं कि क्या पसंद है क्या नहीं है, तो वो अब थोड़ा सा एक कंबाइन जो है ना। निम्रा, लेकिन हम लोग जिस उससे बिलोंग करते हैं ना, मुझे लगता है हमारी परसेंटेज बहुत कम है। जो माँ बाप भी जो है वो थोड़ा एक्सपोज्ड हैं, देख लिया उन्होंने, वो बच्चों की भी जो है पूछ लेते हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी रेशो है पाकिस्तान में जहाँ पर हमारे वही ट्रेंड्स जो हैं चलते आ रहे हैं। मैं अपने अगर पठान खानदान की भी बात करूँ तो वहाँ पे भी ओपिनियन नहीं मैटर करता बच्चों की। पेरेंट्स को लगता है वी नो बेस्ट, और बिल्कुल अगर हम आपको बता रहे हैं, और ज्यादातर शादियां वो कामयाब भी होती हैं, ऐसा ही होता है, चलता अगर आ रहा है तो इसीलिए सिलसिला ठीक चल रहा है ना, कि ज्यादातर वो कामयाब भी होते हैं, वो नहीं लेते इस बात को कंसिडरेशन में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो है वो चीज बदल लेनी चाहिए मुझे लगता है। और अब सबसे बड़ी बात है एक्सेप्टेंस। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे ये बात कि हम थोड़ा आगे चले गए हैं, उस दिन सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी, माँ बाप की भी और बच्चों की भी। अच्छा, सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है, मेहंदी बालों में लगाने से बाल खराब तो नहीं होते? मेरे बाल सफेद होना शुरू हो गए हैं, तो मैं कैसी मेहंदी का इस्तेमाल करूं? मेहंदी से कभी भी बाल खराब नहीं होते। मेहंदी बेसिकली स्किन कंडीशनर है, एंटीसेप्टिक भी है। अच्छा। जहाँ जख्म हो आप मेहंदी लगाएं, जहाँ आपके पाँव में फंगस हो, जहाँ ये जैसे दो उंगलियों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद सा बड़ी तकलीफ देसी फंगस बन जाती है, उसमें आप मेहंदी डालें वो ठीक हो जाती है। अच्छा। लेकिन मेहंदी ड्राई बहुत करती है। अच्छा। उसको लगाते वक्त उसमें अगर आप अंडा डाल दें, थोड़ा सरसों का तेल डाल लें, थोड़ा दही डाल लें और वो लगाएं तो आपके बाल रिकंडीशन भी हो जाते हैं। अच्छा, ये हेयर कंडीशनर भी है। हेयर कंडीशनर भी। और असली मेहंदी यूज करें? असली मेहंदी, पत्तों वाली, हाँ, केमिकल नहीं, ये कोन शोन ये चीजें नहीं, कोन वगैरह नहीं यूज करनी। वो जो देसी ग्रीन कलर की मेहंदी आती थी उसमें भी चीजें मिलाना शुरू कर दी है ना। मैंने तो सुना पत्ती मिक्स कर देते हैं उसके अंदर। हाँ, ऐसा भी है, ये बिल्कुल चीजें हैं। लेकिन हमारे बचपन में हम जो लगाते थे उसका रंग भी काफी अरसे रहता था, आई थिंक 2 हफ्तों से तो ज्यादा आराम से, और वो सिर्फ पील ऑफ भी नहीं होती थी, वो जो गंदी सी मेहंदी। लेकिन अब लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और उसकी वजह से काफी स्किन इन्फेक्शंस भी होना स्टार्ट हो गए। इसमें केमिकल्स होते हैं, स्पेशली ये कोन बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ध्यान किया करें। खुद घर में कोन बना लें, उसमें असली मेहंदी डाल के, आई थिंक वो ज्यादा बेटर है ना, ये कर लिया करें। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं सुंबल आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुंदस हूँ मैं, एक सुंदर सुंबल है, सुंदस नाम है मेरा, सुंदस। कैसी सवाल भी है इसमें, जवाब भी है, सुंदस है, अब याद रहेगा, ठीक है जी। हाँ जी, मैंने मिसेज हशमत से बात करनी थी। जरूर सुन रही हूँ। उनसे वेट लॉस के लिए पूछना था कि मेरा वेट काफी ज्यादा है, कोशिश तो करती हूँ कि डाइट करूँ, मगर फिर भी इतना वेट लॉस नहीं होता मेरा। तो आपकी एज कितनी है? मेरी 29 है। पीरियड सही है आपके? हाँ, पीरियड प्रॉब्लम भी है मुझे। हम आपको जवाब देते हैं। आपको जवाब देते हैं जी। इसने खुद ही जवाब दी, इसको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। अच्छा। अक्सर जिनको पीसीओज या ओवेरियन सिस्ट होते हैं उनका भी वजन बढ़ता है, चाहे वो कितनी भी डाइट क्यों ना कर लें। FSH LH ये 2 टेस्ट अपने ज़रूर करवा लें हार्मोन्स के, और अगर वो नॉर्मल नहीं है तो फिर हम इसको जवाब दे सकते हैं। जब तक इसने टेस्ट नहीं कराया, जब तक इसको पता नहीं है, शेवर के अंडे और मुर्गियाँ बंद कर लें, ठीक है, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ग्रीन टी विद लेमन विदाउट शुगर ये हर खाने के बाद इस्तेमाल करें, खाली पेट नहीं। ठीक, आपका एक जो फॉर्मूला है जो आप सबको बताती हैं, वो तो तब जब हमें पता चले अजवाइन, कलवंजी, साबुत इसबगोल, मेथी दाना, ये 4 चीज़ें हैं। ये आप साबुत इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें, 3 उंगली की चुटकी में, सुबह नहार मुँह रात सोते वक्त साबुत निगल लें। पीरियड शुरू हो जाए तो बंद कर लें, ख़त्म हो जाए तो दोबारा शुरू करें। जैसे हम हार्मोन्स की गोलियां खाते 21 दिन की, ये वही चीज़ है लेकिन विदाउट केमिकल है। विदाउट केमिकल, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। मैं आपके सवालात पढ़ रही होती हूँ, साथ साथ मैं देख रही होती हूँ कौन से वाले जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो मैं पूछ लूँ। अच्छा जी, एक इन्होंने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं, 2 जो हैं वो मुझे लगता है कि मैं जवाब दे चुकी हूँ कि गोश्त की भूख किस तरह ख़त्म करते हैं।
क्रीम और मलाई को ख़राब होने से मैं कैसे बचाऊं? जल्दी से इस्तेमाल कर लें तो वो नहीं ख़राब होगी, वरना फ्रिज में रखें। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? क्रीम और मलाई जो है, क्रीम और मलाई में इतने जरासीम बनते हैं, इतने नाले के गंदे नाले में भी इतने नहीं होते। कभी दूध खराब हो या क्रीम खराब हो, ये नहीं कि उबाल के उसका पनीर बना ले, कुछ नहीं, उसको फेंक देना चाहिए। उसको फेंक देना वो चाहिए। इतने बुरे जरासीम हैं। अच्छा, उसको कभी यूज मत करें। ये जो योगर्ट वाला गुड बैक्टीरिया होता है ये नहीं होता नहीं, नहीं, इसमें? नहीं, 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 नहीं। अच्छा अच्छा, क्रीम और मलाई या दूध जब खराब हो जाए उसको फेंक दें। उसको फेंक, सुन लिया आपने को, उसको उबाल के पनीर शनीर नहीं बनाना है। अच्छा, मेरा ब्लड प्रेशर, जो उम्र इनकी 23 साल है, ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है, मैं किस तरह नॉर्मल रखा करूं? इसका बड़ा आसान टिप है, पीसी हुई सूंठ, अदरक खुश्क हो जाए उसको सूंठ कहते हैं। अच्छा। एक हिस्सा गुड़, एक हिस्सा देसी घी, 5 हिस्से, ये गर्म करके इसकी गोलियां बना लें। अच्छा। हर खाने के बाद चूस लें। एक तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा, हाजमा ठीक हो जाएगा, नींद बड़े मजे की आएगी और आपका बीपी लेवल रहेगा। अच्छा, जबरदस्त, वाह भाई, तो काफी इंटरेस्टिंग है। देसी घी भी प्लीज अपने गांव से कहीं से मंगाया करें। यहाँ से गलती की मैंने देसी घी लेने की, ऊपर इतना सा देसी घी, नीचे सारा नॉर्मल घी। आई थिंक ये पेशावर साइड है, सवाबी, मर्दान, यहाँ पे देसी घी काफी अच्छे। हमारे तो खैर गांव से आता था तो वो तो बहुत अच्छा होता, पर यहाँ पर प्लीज जरा देखभाल कीजिएगा। मेरे शोहर को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने ऊपर कंट्रोल करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, उसके लिए क्या किया जाए? वो अपना ट्राइग्लिसराइड चेक करे कभी। अच्छा, वहाँ की मेडिसिन प्रॉब्लम है? कभी कभी ये हमारा एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड। अच्छा, वो बढ़ जाए तब भी इंसान अपने कंट्रोल में नहीं होता। वो चेक कर लें। और वो इतनी बुरी चीज़ है, उससे 2 बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। स्टंट इसकी वजह से पड़ते हैं दिल में, या दिल की बीमारियां बनती हैं, या हमारे पेनक्रियाज डिस्टर्ब हो जाती है, शुगर हो जाती है उससे। अच्छा, तो मतलब ये आपका वाकई जो है मेडिकल इशू है, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर। वैसे तो गुस्सा हराम है, बिल्कुल भी नहीं इसलिए हराम है कि उससे ऐसी लाइलाज बीमारियां बनती हैं। आई थिंक वुजू भी कर लेना चाहिए, थोड़ा सा आप फ्रेश भी फील करते हैं उसके बाद। जब आपको गुस्सा आए तो आप वुजू कर लें। इस तरह तो पानी भी पी लें, लेट भी जाए, लेकिन इंटरनली आप थोड़ा अपना चेकअप तो जरूरी है कराना चाहिए। अच्छा, बहुत ज्यादा तेज बुखार हो जाता है और घर वाले कहते हैं कि गर्मी बुखार है, इसको कम कैसे किया जाए? क्या ठंडी पट्टियां इसमें भी की जा सकती हैं? अगर आप इसको अपने पाँव के तलवे के ऊपर स्पिरिट लगा लें और कान में बगल में प्याज रख लें, तब एकदम कम हो जाता है। इलाज ये नहीं है। अच्छा, कम हो जाता है इससे। अच्छा, हाँ, लेकिन तेज क्यों हो जाता है? जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। बुखार बीमारी नहीं है, इंडिकेशन है, तब हमें बुखार हो जाता है। या गला ज्यादा खराब हो जाए तो बुखार हो जाता है, तो चेकअप जरूरी है। अच्छा, ये जो गर्मी बुखार है कह रहे हैं, इसमें ठंडी पट्टियां करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हर किसी किस्म के बुखार में हमको ठंडी पट्टियां करनी चाहिए? बिल्कुल, ताकि वो कम हो जाए। ठीक है। और प्लीज ये बेवकूफ़ी ना कीजिएगा, बिल्कुल ठंडा पानी कभी किसी के सर पे जो है नहीं गिराना चाहिए। मैंने देखा है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा बुखार हुआ हो तो ठंडा पानी जो सर पे गिरा दे, जिससे आपका ब्रेन जो है वो हो सकता है। अच्छा, चेहरे का पीलापन नहीं जा रहा, किस तरह दूर करूं? ये जी 18 साल की लड़की। मेकअप कर ले। मेकअप कर ले, ये तो बड़ा आसान है भाई। है चेहरे का पीलापन नहीं जा रहा, कालापन नहीं जा रहा, ये तो खैर मजाक की बात है। अपना हीमोग्लोबिन चेक कर ले। हीमोग्लोबिन अपना चेक करें। अच्छा, ये लो होगा तो फिर नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपका जो है वो 14 होता है ना? 12 से औरतों का शुरू होना चाहिए। 12 से शुरू होना चाहिए। 12 to 14 बहुत अच्छा है। इससे आगे ना जाए, नहीं 14 से आगे ना जाए। अच्छा, 14 से आगे ना जाए। मेरा 14 है, व्हाट? शायद 14 नहीं होना चाहिए, बड़े खुश होकर बता रही हूँ। अच्छा, मेरे पूरे मुंह पर जो है बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स हैं, इनको मैं किस तरह रिमूव करूं ताकि दोबारा ना आए? वैसे तो ये सफाई की कमी की वजह है। अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़े तो 15 दफा जो स्किन धोई जाए, वहाँ क्या हो सकता है? वो सारा साफ हो जाता है। वो साफ हो जाते हैं। अब अगर हो गए तो आप टमाटर का जूस लगा लें। अच्छा, थोड़ी देर के बाद स्क्रब कर लें। अगर बहुत डीप है तो शहद में दालचीनी का पाउडर मिक्स करके वो लगा लें आधे घंटे के लिए, उसके बाद स्क्रब कर लें, निकल आएंगे। लेकिन इसके बाद आपने खीरा लगाना है। अच्छा, ताकि आपके पोर्स बंद हो जाए, या एग वाइट का मास्क लगा लें ताकि आपके पोर्स टाइट हो जाएं, दोबारा ना बने। ठीक है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच मिसेस। थैंक यू माय डियर। बहुत अच्छी बातें बताती हैं। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ मैं घर जाके, और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊँ, मुझे 3-4 लोगों ने फीडबैक दिया है कि उन्होंने प्याज का पानी जो है सर पे लगाना शुरू किया और उनके जो है यहाँ पे भी जो छोटे छोटे बाल थे वो भी उगना शुरू हो गए। तो है काफी, है ना? इससे फायदा भी होता है, मैंने खुद भी ट्राई किया। ये बालों को कार्बन की तरह निकालता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर जिनके गिरे हों, जिनके गिरे हुए हो, तो जिनके स्पेशली अभी गिर रहे हैं इसी कंटिन्यूएशन में, वो तो लगाना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय डियर। थैंक यू निम्रा, थैंक यू मास्टर साहब, आपका
काम जो है साथ साथ चल रहा है। कोई जोड़ा कभी मुझे भी बना के भेजते हैं, ईद आ रही है, रोज आके यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग महकती मॉर्निंग। आगे ईद आ रही है और ईद पर लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही मजे का जो है पूरा हफ्ता होगा हमारा। हमारे पास बहुत एंटरटेनिंग गेस्ट आ रहे हैं, हमारी बातें बहुत कम होंगी और हम लोग सिर्फ यहाँ पर हल्ला गुल्ला करेंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज करेंगे, बहुत सारा नाच गाना करेंगे। जैसे ईद हम यहाँ पर मनाएंगे, बस बकरे भी आ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बकरा ईद है, तो बहुत ज्यादा मस्ती होने वाली है। आपने कहीं भी नहीं जाना है, इस पूरा वीक हमारे साथ रहना है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्पेशल ईद शोज ATV पर, महकती मॉर्निंग पर ही। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बहुत बहुत अच्छी सी ईद गुजारिएगा। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियाँ कबूल करे। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते ईद पर भी। तब तक अपना ख्याल रखिए।